हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर सेक्शन चार्जिंग सेक्शन कवर किया था, सेक्शन 12, और उसके बाद में हमने सेक्शन 15 क्या करा था, कवर करा था। सेक्शन 15 किसका था? सेक्शन 15 था हमारा डिटर्मिनेशन फॉर किस चीज का, रेट ऑफ ड्यूटी, दैट इज रेलेवेंट डेट, किस दिन की क्या ली जाएगी, रेट ऑफ ड्यूटी ली जाएगी। ओके, और किसका, टैरिफ वैल्यूएशन का, कि अगर कोई गुड्स क्या है नोटिफाइड है जिनके रेस्पेक्ट में हमारे बोर्ड ने वैल्यूज की क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है, तो फिर वो फिक्स वैल्यू कौन सी दिन की लेंगे, वो हमको सेक्शन किसने बताया था, 15 ने बताया था। ओके, तो आइए उसी सीरीज के अंदर अब हम नेक्स्ट सेक्शन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अभी जो हम सेक्शन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ये है हमारा सेक्शन कौन सा, सेक्शन 17। तो आइए सेक्शन 17 देखते हैं हम। सेक्शन 17 किस चीज का है, असेसमेंट का है। सेक्शन 17 हमारे कस्टम में किस चीज का है, असेसमेंट का है। असेसमेंट वर्ड का जूस निकालते हैं, तो असेसमेंट वर्ड का जूस का मतलब क्या होता है, असेसमेंट बेसिकली एक क्या है, प्रोसीजर है। क्या है, एक प्रोसीजर है। अब किस तरह का प्रोसीजर है, तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जहां पर हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटी करते हैं, दैट इज ड्यूटी लायबिलिटी। अच्छा, और जूस निकालें तो कौन करता है ये कंप्यूटेशन, तो सुनिए, जब हम बिल ऑफ एंट्री क्या करते हैं, फाइल करते हैं कॉमर्शियल इंपोर्ट के केस में। कॉमर्शियल इंपोर्ट के केस में जब इंपोर्टर अपने गुड्स के रेस्पेक्ट में, इंपोर्टेड गुड्स के रेस्पेक्ट में जब भी उसकी क्या फाइल करता है, बिल ऑफ एंट्री क्या करता है, फाइल करता है, तो उस बिल ऑफ एंट्री में वो अपने गुड्स का क्या करके देता है, सेल्फ असेसमेंट करके देता है। ओके, तो उस समय वो खुद क्या करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है। बात समझ में आ रही है। तो असेसमेंट इंपोर्टर भी करता है, बाद में असेसमेंट कौन करता है, डिपार्टमेंट भी करता है। बात यहां पर ये नहीं हो रही है कि असेसमेंट कौन करता है, बात यह है कि असेसमेंट होता क्या है। तो असेसमेंट एक पूरा प्रोसीजर है जिससे इंपोर्टेड गुड्स पे या फिर एक्सपोर्ट गुड्स के ऊपर उसकी लायबिलिटी क्या की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। अच्छा, अब इसका और हम क्या निकालें, जूस निकालें, तो ये लायबिलिटी डिटरमाइन करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो देखिए, प्रोसीजर क्या होता है कि गुड्स का क्या करना होता है, करेक्टली वैल्यूएशन करना होता है, करेक्ट क्लासिफिकेशन करना होता है, सो दैट उसके ऊपर करेक्टली डिटरमिनेशन ऑफ क्या कर सके, रेट कर सके कि उस पर कौन सी रेट से क्या लगनी है, ड्यूटी लगनी है। फिर करेक्टली ये भी डिटरमाइन करना पड़ता है कि इंपोर्टेड गुड्स या एक्सपोर्ट गुड्स जो भी केस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ओके, तो उस गुड्स के रेस्पेक्ट में कोई कंसेशन, कोई एग्जाम्पशन, नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है, कोई आ रखा है, इन फोर्स है। तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया जिससे हम अपनी लायबिलिटी क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं क्या, हमारा असेसमेंट वर्ड, असेसमेंट। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, क्या जो इंपोर्टर ने या एक्सपोर्टर ने अपने बिल ऑफ एंट्री या फिर एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, डॉक्यूमेंट का नाम होता है, इंपोर्ट के केस में जो डॉक्यूमेंट होता है वो तो कौन सा होता है, बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ क्या होती है, एंट्री होती है। अब वो चाहे वो होम कंजम्पशन भी हो सकती है या वेयर हाउसिंग भी हो सकती है, जो भी होती है, बिल ऑफ एंट्री होती है। तो उसी तरह से एक्सपोर्ट के केस में जो डॉक्यूमेंट होता है वो कौन सा होता है, शिपिंग बिल होता है। बिल ऑफ कौन सा होता है, एक्सपोर्ट होता है। ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ असेसमेंट। क्वेश्चन ये राइज हुआ, क्या सेल्फ असेसमेंट भी क्या है, असेसमेंट है, तो इसका जवाब है हाँ, ये भी क्या है, असेसमेंट है। अगला क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट क्या नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, तो क्या डिपार्टमेंट उसको करता है वापस से, हाँ करता है, उसे बोलते हैं रीअसेसमेंट। क्या रीअसेसमेंट भी असेसमेंट है, जी हाँ, रीअसेसमेंट भी असेसमेंट है। ओके, अच्छा, अब एक और क्वेश्चन हम इसमें से जूस निकालते हैं। मान लीजिए किन्हीं कारणों की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से हमारा इंपोर्टर या एक्सपोर्टर एज द केस में भी, जो भी केस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ओके, अनेबल है, नहीं कर पा रहा है क्या, सेल्फ असेसमेंट, बिल ऑफ एंट्री या किसके अंदर, शिपिंग बिल के अंदर, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो सुनिए, ऐसी स्थिति में फिर प्रोविजनल होगा। अभी तो प्रोविजनल कर देंगे, आपसे नहीं हो पा रहा है, बाद में क्या कर देंगे, फाइनल कर देंगे। तो वहीं पर एक जूस निकला, क्या प्रोविजनल असेसमेंट भी असेसमेंट है, तो उसका जवाब बना यस, प्रोविजनल असेसमेंट भी असेसमेंट है। मतलब बोले तो सेल्फ असेसमेंट भी असेसमेंट है, रीअसेसमेंट भी असेसमेंट है, प्रोविजनल असेसमेंट भी असेसमेंट है। अब इसमें से एक जूस और निकालते हैं। मान लीजिए आपने असेसमेंट करा, पूरा प्रोसीजर करा, और पूरे प्रोसीजर करने के बाद में ये मालूम पड़ा कि उस पर कोई ड्यूटी पेबल ही नहीं है, उस पर कोई ड्यूटी लायबिलिटी बनती ही नहीं है, निल है उसके, तो क्या इस पूरे प्रोसीजर को तो भी क्या बोला जाएगा, असेसमेंट बोला जाएगा, जबकि उसमें कोई ड्यूटी लायबिलिटी बनती ही नहीं है, क्या करने की, पे करने की, तो क्या उस पूरे प्रोसीजर को भी असेसमेंट बोला जाएगा। तो इसका भी जवाब बनता है हाँ। हम यहाँ पर ये तय नहीं कर रहे हैं कि ड्यूटी लायबिलिटी निकल के आएगी या नहीं आएगी, गुड्स को करेक्टली वैल्यू करना, करेक्टली क्या करना, क्लासिफाई करना, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन करेक्टली क्या करना, एप्लीकेबल करना, ये सब पूरा प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, हम असेसमेंट बोलते हैं। पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे हैं, असेसमेंट बोल रहे हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है क्या, असेसमेंट। तो असेसमेंट वैसे हमको डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ओके, और सेक्शन 2 क्लॉज 2 में हमको असेसमेंट का मतलब भी दिया हुआ है। ओके, देखिए असेसमेंट क्या है, असेसमेंट डिटरमिनेशन ऑफ कौन सी ड्यूटीबिलिटी की, दैट इज प्रोसीजर हो गया। क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया। कौन सा प्रोसीजर, जिससे हम डिटरमिनेशन कर रहे हैं, किस चीज का डिटरमिनेशन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी लायबिलिटी का, दैट इज ड्यूटीबिलिटी का हम क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेशन। अच्छा, कौन सी ड्यूटी लायबिलिटी, तो ड्यूटी लायबिलिटी इंपोर्ट ड्यूटी लायबिलिटी भी हो सकती है, और होने में एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट ड्यूटी लायबिलिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों क्या है, कवर है। ऑफ एनी, कौन सा गुड्स, ऑफ एनी गुड्स। ओके, गुड्स में भी इंपोर्टेड गुड्स, और गुड्स में भी कौन से गुड्स हो सकते हैं, एक्सपोर्ट गुड्स भी हो सकते हैं, तो दोनों की बात हो रही है। एंड द अमाउंट ऑफ कौन सा, ड्यूटी, टैक्स, सेस, जो भी अदर सम पेबल उस पे जो भी बन रहे हैं, इफ एनी, अगर कुछ भी बन रहा है, अंडर कौन सा, दिस एक्ट और अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। तो इस पूरे प्रोसीजर को जिसमें हम डिटरमिनेशन कर रहे हैं अपनी ड्यूटी लायबिलिटी, उसी प्रोसीजर को बोलते हैं हम क्या, असेसमेंट। जैसे कि असेसमेंट करना कैसे है, तो गुड्स का क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, उसका क्या करना है, वैल्यूएशन करना है हमको, क्लासिफिकेशन क्या करना है, एचएसएन में,
टैरिफ में हमें क्लासिफिकेशन करना है, वैल्यूएशन करना है, एग्जाम्पशन और क्या है, कोई कंसेशनल कोई ड्यूटी उस पे हो रही हो, कोई नोटिफिकेशन हो तो वो भी देखना है, और इस तरीके से हम असेसमेंट करेंगे। तो कहने का मतलब हमारा क्या हुआ, कहने का मतलब यहां पर हुआ प्रोविजनल असेसमेंट भी हमारा क्या है, असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट भी हमारा असेसमेंट है, रीअसेसमेंट भी क्या है, असेसमेंट है, और वो प्रोसीजर जो करने के बाद में ड्यूटी लायबिलिटी क्या निकल के आई, नील निकल के आई, तो वो भी क्या असेसमेंट है। ये कोई जरूरी नहीं है कि करने के बाद कोई ड्यूटी लायबिलिटी पॉजिटिव आनी ही चाहिए, ओके, ये कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी आ रही है तो भी वो प्रोसीजर कौन सा था, असेसमेंट था। तो ये तो हमने असेसमेंट वर्ड का क्या निकाला, जूस निकाला। ये तो अभी हमने क्या निकाला, असेसमेंट वर्ड का क्या निकाला है, जूस निकाला है। समझ में आ रही है ना बात। सेक्शन 2 और क्लॉज किससे, 2 से, सेक्शन 2 से और क्लॉज किससे, 2 से, कस्टम एक्ट से, कस्टम एक्ट 1962 के सेक्शन 2 क्लॉज 2 से हमने क्या निकाला, असेसमेंट वर्ड का जूस निकाला। ओके, अब ये असेसमेंट वर्ड का मतलब था, लेकिन एक्चुअल में जो असेसमेंट होता है वो हमारे कस्टम लॉ के अंदर सेक्शन 17 से होता है। सेक्शन किससे होता है, सेक्शन 17 से होता है। तो आइए किस तरीके से किया जाता है असेसमेंट, तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सेक्शन कौन सा है, 17। ओके, आइए फिल करिएगा और उसके जूस का आनंद लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए ड्यूटी टू भी क्या है, सेल्फ असेस्ड है, इसका हम जूस निकालते हैं। ड्यूटी टू भी क्या है, सेल्फ असेस्ड है। इसका मतलब क्या करना है, ये असेसमेंट करने का भार किसके कंधों पर है, ये इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के कंधों पर ही है। ओके, आप ही को अपना क्या करने के देना है, इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स के रेस्पेक्ट में कितनी ड्यूटी लायबिलिटी बन रही है, आपको खुद ही सेल्फ उसका क्या करना होगा, कंप्यूटेशन करके देनी होगी। ओके, बाय द इंपोर्टर और द एक्सपोर्टर, इसका क्या जूस हुआ, इसका मतलब ये है चाहे गुड्स कौन, चाहे आप इंपोर्टर हो चाहे एक्सपोर्टर हो, असेसमेंट सेक्शन 17 से ही होता है। ओके, सेक्शन किससे होता है, 17 से होता है। ऐसा नहीं है कि इंपोर्टेड गुड्स के रेस्पेक्ट में असेसमेंट का सेक्शन कोई दूसरा हो और एक्सपोर्ट गुड्स के रेस्पेक्ट में असेसमेंट का सेक्शन क्या हो, दूसरा हो। नहीं, असेसमेंट एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है, सेम है, और एक ही सेक्शन से क्या होते हैं, गवर्न होते हैं, और वो सेक्शन हमारे कस्टम लॉ का कौन सा है, सेक्शन 17 है। समझ में आई ना बात ये वाली आपके। तो करना क्या है, पहला स्टेप सेल्फ असेसमेंट ही करना है। आइए अब हम जूस निकालते हैं। इंपोर्टर एंटरिंग एनी इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स ध्यान देना, लास्ट क्लास में क्या जूस निकाला था, दैट इज गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। जो भी गुड्स कहां से लाए हैं, बाहर से आए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बाहर से खरीद के लाए हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर बाहर से कोई इंडिया में डोनेशन में, चैरिटी में बांटने के लिए भी आए हैं तो भी वो गुड्स ब्रॉट इनटू क्या है, इंडिया है, और फ्रॉम ए प्लेस कहां से, आउटसाइड इंडिया है। ये कोई जरूरी नहीं कि मर्केंडाइज इंपोर्ट हो, मतलब खरीदा गया वही क्या हो, माल हो। ओके, ये कोई जरूरी नहीं होता है। स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है, हेड ऑफिस कहां है, बाहर है। ओके, प्रोडक्शन यूनिट कहां है, बाहर है, और यहां पर उसका क्या है, सेल्स यूनिट है। तो ऐसी स्थिति में वहां से यहां पर माल ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी गुड्स ब्रॉट इनटू क्या है, इंडिया है, फ्रॉम ए प्लेस क्या, आउटसाइड इंडिया है। तो यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, इंपोर्टेड गुड्स की, अंडर सेक्शन कौन सा, 46। बहुत बढ़िया जूस निकलेगा, सेक्शन कौन सा, 46। बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसका जूस यहां पर ये निकलता है 46 वो होता है जब हम वहां पर इंपोर्टेड गुड्स के रेस्पेक्ट में बिल ऑफ एंट्री क्या करते हैं, फाइल करते हैं, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। ये कोई विशेष जूस नहीं था, विशेष जूस ये है कि गुड्स तो आप बैगेज की तरह भी इंपोर्ट कर सकते हो। ध्यान देना, बैगेज भी क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। ध्यान रखना, बैगेज भी क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। तो अगर आपने गुड्स को एज ए बैगेज की तरह क्या करा है, इंडिया में इंपोर्ट करा है, ओके, तो उसके रेस्पेक्ट में सेक्शन 46 में बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होती है, उसका प्रोसीजर अलग ही होता है। सेक्शन 77 में बैगेज का जो कंटेंट होता है उसकी डिक्लेरेशन क्या की जाती है, फाइल की जाती है। उसमें 46 के अंदर बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं की जाती है। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया है और फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया है, बैगेज भी इंपोर्टेड गुड्स है, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स का मतलब सिर्फ ब्रॉट इनटू इंडिया होता है, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया होता है। तो अगर आप एज ए गुड्स को बैगेज की तरह लेकर आ रहे हो तो भी वो इंपोर्टेड गुड्स है, कॉमर्शियल इंपोर्ट की तरह लेकर आ रहे हो तो भी वो इंपोर्टेड गुड्स है, और अगर आपने पोस्ट के थ्रू कोई क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है इंडिया में बाहर से, तो वो भी इंपोर्टेड गुड्स है। लेकिन विशेष बात यह है कि बैगेज के रेस्पेक्ट में 46 में बिल ऑफ एंट्री क्या नहीं होती है, फाइल नहीं होती। अगर कोई गुड्स एज ए मेल बैग्स, दैट इज पोस्ट आर्टिकल्स के थ्रू क्या हुए हैं, इंपोर्ट हुए, पोस्ट के थ्रू इंपोर्ट हुए हैं, तो उनमें भी सेक्शन 46 में बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होती है। तो इसका मतलब जूस क्या निकला, तो इसका मतलब जूस ये निकला, सेक्शन 17 वाला जो हमारा क्या है, असेसमेंट है, ये ओनली कॉमर्शियल इंपोर्ट पे ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। बात समझ रहे हैं ना, किस पे एप्लीकेबल होता है, जी हाँ, कॉमर्शियल इंपोर्ट पे एप्लीकेबल होता है। जो गुड्स को बैगेज के थ्रू या फिर आपने पोस्ट के थ्रू क्या करा है, इंपोर्ट करा है, उनके रेस्पेक्ट में सेक्शन 17 में असेसमेंट नहीं होता है। तो ये विशेष बात थी, ये विशेष बात आपको समझ में आई होगी। ओके, चलिए हम आगे का और क्या निकालते हैं, जूस निकालते हैं। ओके, तो एक्सपोर्टर, ठीक है ना, एक्सपोर्टर एंटरिंग एनी एक्सपोर्ट गुड्स। ओके, जूस निकालता हूं, एक्सपोर्ट गुड्स। देखिए, जब आपको गुड्स को इंडिया से एक्सपोर्ट करना होता है और जब आप उसको पोर्ट और एयरपोर्ट पे लेके जाते हो, ओके, तो वो गुड्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट गुड्स होते हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया से बाहर लेके जाना है। कहां लेके जाना है, टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। ओके, मतलब टू बी टेकन कहां है, आउट ऑफ इंडिया, टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट गुड्स। लेकिन जब वो गुड्स इंडिया छोड़ चुके होते हैं, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं और बाय बाय कर देते हैं, तब हमें उन्हें लेके नहीं जाना होता है, फिर वो इंडिया से क्या हो चुके होते हैं, बाहर जा चुके होते हैं, और वो बिकम बन जाते हैं कौन से गुड्स, एक्सपोर्टेड गुड्स। समझ रहे ना, एक्सपोर्ट गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स में क्या डिफरेंस है। ओके, एक्सपोर्ट गुड्स वो हैं जिन्हें हमें बाहर लेके जाना है, कहां, टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, और एक्सपोर्टेड गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम बाहर लेके जा चुके हैं। ओके, तो असेसमेंट किसका करोगे, होने के, एक्सपोर्ट करने के बाद में करोगे, नहीं ना, एक्सपोर्टेड गुड्स का थोड़ी करोगे कि जब वो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, फिर असेसमेंट करोगे, ऐसा तो होगा नहीं। करना कौन सा है, सेल्फ असेसमेंट करना है। तो जब भी एक्सपोर्टर अपने एक्सपोर्ट गुड्स को लेके पोर्ट एयरपोर्ट पे क्या करेगा, जाएगा और बोलेगा कि इन गुड्स को कहां करना है, बाहर भेजना है, दुबई भेजना है, लंदन क्या करना है, भेजना है, तो शिपिंग बिल फाइल करेगा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या करेगा, फाइल करेगा, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर अपने गुड्स का क्या करके देगा, सेल्फ असेसमेंट। कौन से गुड्स का, एक्सपोर्ट गुड्स का, क्योंकि ये वही गुड्स हैं जिनको इंडिया के बाहर क्या करना है, लेके जाना है टू ए प्लेस आउटसाइड
इंडिया। अंडर सेक्शन कौन सा होता है 50, अंडर सेक्शन कौन सा 50। अब इसका जूस निकाल देता हूं, 50 का क्या जूस है, सेक्शन 50 कस्टम लॉ का वो सेक्शन है, इस सेक्शन से शिपिंग बिल क्या होता है, फाइल होता है एक्सपोर्ट गुड्स का, या बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है, फाइल होता है एक्सपोर्ट गुड्स का। अच्छा ये भी जूस निकाल देता हूं, ये शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट में क्या फर्क है, फर्क बस यही है कि अगर वेसल या एयरक्राफ्ट के थ्रू आपको एक्सपोर्ट करना है तो डॉक्यूमेंट का नाम होगा शिपिंग बिल, मतलब एक्सपोर्ट गुड्स की जो जानकारी दोगे वो कौन से डॉक्यूमेंट में दोगे, शिपिंग बिल में। और आपको अदर देन वेसल और एयरक्राफ्ट के थ्रू गुड्स इंडिया से क्या करवाने, एक्सपोर्ट करवाने हैं, तो फिर उसी गुड्स की डिक्लेरेशन जो आप दोगे वो कौन से डॉक्यूमेंट में दोगे, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम हो जाएगा कौन सा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट। बस इतना ही फर्क है। ओके, तो 46 या फिर 50 में आप जो डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, बोले तो कौन सा डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ कौन सा एंट्री, बोले तो कौन सा डॉक्यूमेंट, शिपिंग बिल, या बिल ऑफ कौन सा एक्सपोर्ट, अंडर सेक्शन कौन सा, इंपोर्ट के केस में 46 और एक्सपोर्ट के केस में बोले तो कौन सा सेक्शन, सेक्शन कौन सा 50। तो उन डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपने गुड्स का डिटेल क्या दोगे, इंफॉर्मेशन दोगे, गुड्स की क्या दोगे, वैल्यू दोगे। आइए वैल्यू का भी क्या निकाल देता हूं, जूस निकाल देता हूं। इंपोर्ट के केस में जो ड्यूटी लगेगी वो लगेगी कौन सी वैल्यू पे, सीआईएफ वैल्यू पे। सीआईएफ वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू, एक तो जिस वैल्यू पे आपने माल खरीदा किससे, एक्सपोर्टर से, फिर उसको वहां से यहां पर इंडिया में जो खींच के लेकर आए उसका रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन, और गुड्स का क्या इंश्योरेंस, मतलब इंडिया पहुंचने तक का, इंडिया में कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट तक का जो वैल्यू होती है ना, उस वैल्यू पे ड्यूटी दी जाती है। तो ये आप अपना किसमें करके दोगे, आप खुद ही करके दोगे, किसमें, अपनी बिल ऑफ एंट्री में। आपने इंश्योरेंस अरेंज करा होगा, आपने ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करा होगा। ओके, तो आप बताइए कितने पे क्या करा है, अरेंज करा है, कितना ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करा है, कितने पे आपने इंश्योरेंस अरेंज करा है, और कितने पे आपने एक्सपोर्टर से माल क्या करा है, खरीदा है। ये सारी जानकारी किसमें दो, बिल ऑफ एंट्री के अंदर दो। ओके, बात समझ में आई। लेकिन अगर यही बात कौन से है, एक्सपोर्ट गुड्स की है, तो एक्सपोर्ट केस में आपको वैल्यू बतानी पड़ती है शिपिंग बिल में, कौन सी, एफओबी वैल्यू। एफओबी वैल्यू का मतलब सिर्फ मात्र वो वैल्यू जिस वैल्यू पे आपने माल क्या करा है, बेचा है। ठीक है ना, माल क्या करा है, बेचा है, मतलब यहां से लेकर एक्सपोर्टिंग कंट्री पे जाने तक का जो खर्चा हुआ, रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन जो खींच के लेके गए, और इंश्योरेंस है, वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता। वो सिर्फ इंपोर्ट के केस में क्या बनता है, वैल्यू का पार्ट बनता है, एक्सपोर्ट के केस में वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता। तो ये सारी जानकारी आपको खुद ही करके देनी है। अब ये आप ही को ध्यान होना चाहिए, इंपोर्ट के केस में सीआईएफ वैल्यू देनी है, एक्सपोर्ट के केस में कौन सी वैल्यू देनी है, एफओबी वैल्यू देनी है। ओके, अंडर सेक्शन 46 बिल ऑफ एंट्री, और अंडर सेक्शन कौन सा 50 शिपिंग कौन सा हुआ, बिल हुआ। और इनके अंदर आप अपने गुड्स का क्या करके दोगे, सेल्फ असेसमेंट करके दोगे। क्या करोगे, सेल्फ असेसमेंट करके दोगे। और ध्यान देना, करके क्या दोगे, साथ में पेमेंट भी करना पड़ेगा। बता क्या रहे हो, कितनी लायबिलिटी बन रही है, बता रहे हो तो पे भी कर जाओ। तो क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिकली पे भी करना पड़ता है। तो इफ एनी लेवेबल ऑन क्या है, सच गुड्स। इफ एनी लेवेबल ऑन सच गुड्स का मतलब समझते हैं क्या होता है, इसका जूस ये होता है कि मान लीजिए कोई गुड्स ड्यूटेबल नहीं है, जिसपे कोई ड्यूटी का पेमेंट नहीं होना है, निल रेटेड गुड्स हैं, तो भी उसका शिपिंग बिल तो आपको फाइल करना पड़ेगा, या बिल ऑफ एंट्री तो आपको फाइल करनी पड़ेगी। इवन आपको उस गुड्स के रेस्पेक्ट में भी असेसमेंट करके देना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट। उन गुड्स की भी आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी। ओके, उन गुड्स की वैल्यू भी बतानी पड़ेगी, और बताना पड़ेगा कि वो गुड्स सब्जेक्ट टू निल रेटेड है, या फिर उसके ऊपर कोई एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ये भी करके दोगे। कहने का मतलब है चाहे ड्यूटी का पेमेंट हो, चाहे ड्यूटी का पेमेंट नहीं हो, दोनों ही केस में आपको तो अपने बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल में सेल्फ असेसमेंट करके देना ही पड़ेगा। ऐसा कहीं पर भी क्या नहीं हुआ, तय नहीं हुआ कि ड्यूटी पे करनी है तो सेल्फ असेसमेंट करके दो, और अगर उस गुड्स पे ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना है तो सेल्फ असेसमेंट नहीं करके देना। ऐसा कहीं पर भी क्या नहीं हुआ है, तय नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है। हाउएवर, हालांकि स्टोर्स जानते हैं ना, ठीक है, एयरलाइन में जो क्या होते हैं, पैसेंजर के खाने के लिए हो गए, फर्स्ट एड बॉक्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, ये सारी चीजें जो क्या होती है उसमें यूज के लिए होती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन में, पैसेंजर इन सब के लिए। ओके, फ्यूल जो हुआ, तो स्टोर्स कैन भी क्या हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है, विदाउट कौन सा असेसमेंट, वो बिना असेसमेंट के क्या होता है, वेयर हाउस होता है, वापस से लौट के जा रहे हो तो वापस लेके चले जाना। ओके, तो वहां पर सेल्फ असेसमेंट, वहां असेसमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि स्टोर्स भी क्या है, ब्रॉट इनटू इंडिया, कहां से, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया ही है, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया है। और ध्यान करना, स्टोर्स को भी सेक्शन 2 क्लॉज 22 से क्या मनवाया था, गुड्स मनवाया था। तो ऐसी स्थिति में वो भी इंपोर्टेड है, और वो भी कौन से गुड्स हैं। लेकिन विशेष बात क्या है, ड्यूटी का पेमेंट तो तब होता है जब होम कंजम्पशन में क्लियरेंस कराओ, इंपोर्ट के केस में। अभी ये स्टोर्स हैं, होम कंजम्पशन में क्लियरेंस नहीं कराओगे, और वापस से एयरलाइन कंपनी क्या करेगी, वो जो कुकीज है पैसेंजर को देने के लिए, मिनरल वाटर की बॉटल्स है पैसेंजर को वापस से देने के लिए क्या करेंगे, लेके जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ड्यूटी का पेमेंट होना नहीं है, तो उसके लिए लॉ ने क्या कहा, स्टोर्स जो है वो विदाउट सेल्फ असेसमेंट वेयर हाउस में क्या हो सकेंगे, डिपॉजिट हो सकेंगे। समझ में आई ना बात ये वाली आपके। तो ये हमारा कौन सा भी कर रहे हैं हम, सेक्शन 17 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, सेक्शन 17 कर रहे हैं। ओके, यस। तो अभी हमने कौन सा सेक्शन कवर करा था, हमने सेक्शन करा था सेक्शन 17। ओके, और सेक्शन 17 में सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स का सेल्फ असेसमेंट किया है। इंपोर्टेड गुड्स का सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 46 में फाइल होने वाली किससे करा है, बिल ऑफ एंट्री से करा है। और एक्सपोर्ट गुड्स के रेस्पेक्ट में सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 50 में फाइल होने वाले शिपिंग बिल और किससे करा है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट से करा था। ठीक है, बात समझ में आ गई वाली आपके। अब समझिए, क्या सेल्फ असेसमेंट ही होगा, बस सेल्फ असेसमेंट, बात खत्म। ओके, या डिपार्टमेंट क्या करता होगा, सेल्फ असेसमेंट में जो आपने एंट्रीज करी है या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपने क्या करी है, दी है, ओके, तो क्या उसे वेरीफाई करता होगा, क्या उसे वेरीफाई करता होगा। तो अब क्या होता है, तो आगे देखते हैं और देखते हैं वेरिफिकेशन। तो अब क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन वर्ड का जूस क्या होगा, तो वेरिफिकेशन वर्ड का जूस होगा कि अब डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने क्या दिए, इन्फॉर्मेशन और एविडेंस बिल ऑफ एंट्री के क्या दिए, साथ में दिए, उनका क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। मतलब डॉक्यूमेंट्स बेस्ड क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। ओके, क्या लिखा है आगे, एग्जामिनेशन
टेस्टिंग ऑफ गुड्स बाय क्या है, प्रॉपर ऑफिसर। ये नेक्स्ट स्टेप हुई। तो आगे देखते हैं, प्रॉपर ऑफिसर में वेरीफाई, इसका मतलब क्या होता है, जिस तरह से इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम जो रिटर्न फाइल होते हैं उनका 143(1) से सिर्फ क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग होती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोसेसिंग होती है, और उसकी इंटीमेशन क्या होती है, जनरेट होती है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 से। ओके, तो सभी का क्या नहीं होता, इनकम एस्केपिंग या फिर बेस्ट जजमेंट या फिर स्क्रूटनी असेसमेंट में नंबर नहीं आता है। ओके, ओनली क्या है, 1%, 2% एसएससी, ओके 3% एसएससी, बस इतने ही एसएससी क्या होते हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल करे, उनका नंबर किस में आता है, स्क्रूटनी में या फिर बेस्ट जजमेंट में आता है, ये आपको मालूम है। तो यहां पर भी कौन से बेसिस में, सेम बेसिस पे, यहां पर भी क्या है, सेम बेसिस पे डिपार्टमेंट जिनका वेरिफिकेशन करना चाहेगा उन्हीं का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। बाकी उस वैसे जैसे इनकम टैक्स जैसे यहां पर भी क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट होगा और बस उतना ही होगा। लेकिन हाँ, डिपार्टमेंट जहां चाहे तो जैसे इनकम टैक्स में स्क्रूटनी करता है, स्क्रूटनी करता है कि आपने जो जानकारी दी है उसको सही साबित करो, ओके जब बुलाए तब आओ और जो मंगाए वो दो, यही होता है। तो यहां पर भी डिपार्टमेंट क्या है, मे वेरीफाई द एंट्रीज मेड। एंट्रीज मेड का यूज क्या हुआ कि जो आपने सेल्फ असेसमेंट में, बिल ऑफ एंट्री में और शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन आपने जो दी है उसके अंदर, उसको आप वेरीफाई करा दो। कैसे, डॉक्यूमेंट बेसिस। सिर्फ कौन सा बेसिस है, डॉक्यूमेंट बेसिस। गुड्स का फिजिकल वेरिफिकेशन बेसिस नहीं, डॉक्यूमेंट बेसिस ही कर लेंगे हम। बस आप हमको क्या दे दो, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन लाके दे दो कि जो जानकारी आपने सेल्फ असेसमेंट में दी है उसको सही साबित करने वाली जानकारी दे दो। ओके, एंट्रीज मेड अंडर सेक्शन 46 इंपोर्ट के केस में और 50 कौन से केस में, एक्सपोर्ट के केस में। ओके, एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ गुड्स रेफर्ड इन सेक्शन 17 और सब सेक्शन कौन सा 1। तो बात समझ में आ गई। तो सेल्फ असेसमेंट में जो आपने 46 और 50 में बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल में जो आपने एंट्रीज दी है उसको सही साबित करने के लिए, वेरीफाई करवाने के लिए जो जो जानकारी चाहिए वो उनको क्या कर दो, दे दो। फॉर दिस पर्पस ही मे एग्जामिन, ही मे है अगेन, ठीक है ना, कर सकेंगे, पावर है उनके पास में, लेकिन किन का करेंगे, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। एग्जामिन का मतलब क्या होता है, यहां पर गुड्स को फिजिकली एग्जामिन कर सकेंगे, उनको फिजिकल एग्जामिन कर सकेंगे, उनका कुछ वेट करना हो तो वो भी कर सकेंगे, अगर उनका असेसमेंट करने के लिए मेजरमेंट करने की भी आवश्यकता है तो वो भी कर सकेंगे। ओके, करेंगे ही करेंगे ऐसा बिल्कुल भी तय नहीं है, लेकिन वो कर सकते हैं। तो वो वेरिफिकेशन करना चाहे तो वहां तक भी कर सकते हैं, उसके बाद में अगर वो चाहे तो एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ जूस इसका। और क्या है, टेस्ट इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। अगर टेस्टिंग करनी है, मान लीजिए उसके कुछ सैंपल लेके टेस्टिंग करनी है, लैब भिजवाना है ताकि गुड्स का करेक्ट क्लासिफिकेशन एचएसएन क्या हो सके, तय हो सके। ओके, उस पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन क्या हो सके, तय हो सके, या उसका करेक्ट वैल्यूएशन क्या हो सके, डिटरमाइन हो सके। इसके लिए प्रॉपर ऑफिसर उसमें से कुछ सैंपल लेके उसकी कुछ पार्ट की क्या करवाना चाहे, टेस्टिंग करवाना चाहे तो वो भी पॉसिबल है। उसके पास में सारे तरीके हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट बेस करना चाहे और वहीं तक ही सफिशिएंट है तो वो कर ले। ओके, उसके बाद में अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करने से बात बन रही हो तो वो कर ले, और नहीं तो वो क्या कर सके, जिन गुड्स के रेस्पेक्ट में अगर कुछ केमिकल टेस्ट वेस्ट की भी जरूरत हो तो वो भी कर सकता है। गुड्स और एनी पार्ट क्या है, देयर ऑफ, एनी पार्ट देयर ऑफ। इसके लिए बात बता देता हूं, इसके लिए बात बताता हूं, जो सैंपल ले लिया गया है और मान लीजिए वो टेस्टिंग में क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो सैंपल लौटाया नहीं जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस सैंपल पे डिपार्टमेंट ड्यूटी डिमांड नहीं करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, उस सैंपल पे डिपार्टमेंट ड्यूटी क्या नहीं करता है, डिमांड नहीं करता है, क्योंकि कई बार टेस्टिंग के अंदर इस तरह से टेस्टिंग की जाती है कि फिर वो सैंपल बचता ही नहीं है, और अगर बचता है तो वो देने लायक नहीं बचता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, नील बट्टा सन्नाटा हो जाता है उसका। ओके, तो ऐसी स्थिति में इंपोर्टेड ड्यूटी क्यों दे उसके ऊपर जो उसको मिला ही नहीं है। ओके, जो उसको मिला ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस पर ड्यूटी का पेमेंट नहीं होता है। अच्छा, बात समझ में आ गई ये वाली आपके। तो ये हमारी क्या हो गई है, सेकंड स्टेप हो गई है। और उसके लिए कॉलिंग फॉर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कौन सा, सेल्फ असेसमेंट। तो ये अभी हमने देख लिया था कि सेल्फ असेसमेंट को सही साबित करवाने के लिए कल डिपार्टमेंट आपसे डॉक्यूमेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन मांग सकता है उसके वेरिफिकेशन के लिए, और वो हमको क्या करनी पड़ेगी, उन्हें प्रेजेंट करनी पड़ेगी। वो उन्हें हमें क्या करनी पड़ेगी, हम उनको क्या करेंगे, फर्निश करेंगे, वो हम उनको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। चलो बात बन गई। अब आगे की कहानी सुनिए। चलिए, कल मान लीजिए डॉक्यूमेंट बेस्ड क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, कुछ फिजिकल क्या करना था, एग्जामिनेशन करना था, कुछ वेटमेंट करना था, या फिर कुछ क्या करना था, मेजरमेंट करना था, तो वो भी हो गया, और अगर सैंपल करना था तो उसका भी रिजल्ट आ गया। और डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन के बाद में और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में और टेस्टिंग के बाद में यह तय हुआ कि इंपोर्टर ने जो 46 में बिल ऑफ एंट्री में जो सेल्फ असेसमेंट करके दिया और शिपिंग बिल में उसने क्या करके दिया, अपना जो सेल्फ असेसमेंट करके दिया इन रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और कौन सा, एक्सपोर्ट गुड्स, प्रॉपर ऑफिसर ने तय वो करा कि वो क्या नहीं है, करेक्टली नहीं है, वो सही नहीं है उसमें, या फिर तो वैल्यूएशन सही नहीं है, या उसका क्लासिफिकेशन सही नहीं है, या एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन सही नहीं है, मतलब उसमें कुछ तो सही नहीं है, मतलब वो तो क्या है, रॉन्ग है, वो क्या है, करेक्टली डन नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इंपोर्टर तो कर चुका अपनी बार, अपनी तरफ से एक बार जो उससे बेस्ट हो सकता था उसने तो अपने कर दिया, एक्सपोर्टर से जो बेस्ट हो सकता था उसने तो अपना शिपिंग बिल के अंदर सेल्फ असेसमेंट करके दे दिया। अब प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा है कि वो क्या नहीं है, करेक्टली नहीं है, तो अब क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, अब होगा उसका कौन सा, रीअसेसमेंट। क्या होगा, उसका रीअसेसमेंट होगा। अब ये रीअसेसमेंट कब होगा, रीअसेसमेंट तब होगा जब सेल्फ असेसमेंट क्या नहीं है, करेक्टली डन नहीं है, जब सेल्फ असेसमेंट क्या नहीं है, करेक्टली क्या नहीं है, डन नहीं है। आ रही है बात समझ में। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर ऑफिसर में क्या करेगा, रीअसेस करेगा, तो फिर वो क्या करेगा, वापस से असेसमेंट करेगा, कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटी करेगा। इससे पहले में तो उसने क्या करा था, सेल्फ असेसमेंट के एंट्रीज को वेरीफाई करवाया था, डॉक्यूमेंट बेसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन बेसिस और टेस्टिंग बेसिस। ओके, और उस बेसिस पे मालूम पड़ा सेल्फ असेसमेंट करेक्टली डन नहीं है, तो फिर उसको अगला कदम उठाना पड़ा, और अगला कदम उसका, ठीक है ना, किसकी तरफ बढ़े, रीअसेसमेंट की तरफ। ठीक है, रीअसेसमेंट करना पड़ेगा ऑन क्या, सच गुड्स। सच गुड्स का क्या यूज होता है, तो सच गुड्स इंपोर्टेड गुड्स भी हो सकते हैं इंपोर्ट के केस में, और एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट गुड्स हो सकते हैं।
ओके तो सच रीअसेसमेंट शेल विदाउट प्रीजुडिस टू एनी एक्शन विच मे बी टेकन अंडर कौन सा है दिस एक्ट। तो बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट काम हो गया कौन सा करने का, रीअसेसमेंट करने का। चलिए अब एक बात क्या होती है और अराइज हो जाती है, आपने तो रीअसेसमेंट कर दिया लेकिन आपके रीअसेसमेंट से वो खुश नहीं है, कौन सा वाला, इंपोर्टर एक्सपोर्टर। उसके ओपिनियन में तो आज भी सेल्फ असेसमेंट जो किया गया वो बिल्कुल सही था और आपका रीअसेसमेंट उसकी नजरों में बिल्कुल क्या नहीं बन रहा, सही नहीं बन रहा। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर उस स्थिति का सामना कैसे होगा लॉ में, क्या होगा। तो उसके लिए नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या बोलते हैं, अगर जो आपने रीअसेसमेंट करा डिपार्टमेंट ने वो कॉन्ट्ररी टू कौन सा हुआ, सेल्फ असेसमेंट हुआ, कॉन्ट्ररी टू कौन सा हुआ, सेल्फ असेसमेंट हुआ। ओके और खास बात कॉन्ट्ररी तो हुआ ही हुआ क्योंकि हम रीअसेसमेंट तभी कर रहे थे जब आपका सेल्फ असेसमेंट करेक्टली डन नहीं था तो उन्होंने रीअसेसमेंट करा तो कॉन्ट्ररी तो हो ही गया। लेकिन विशेष बात यह कॉन्ट्ररी होने के बावजूद, वो होने के बाद में भी, ठीक है, रीअसेसमेंट होने के बाद में भी रीअसेसमेंट जो हुआ है ओके उसके रेस्पेक्ट में इंपोर्टर एक्सपोर्टर अपनी क्या नहीं दे रहा, एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा, ठीक है ना, वो उस पर अपनी क्या नहीं दे रहा, सहमति नहीं दे रहा। मतलब आज भी रीअसेसमेंट इंपोर्टर की नजरों में क्या नहीं है, सही नहीं है। मतलब पहले तो क्या था, प्रॉपर ऑफिसर की नजरों में आपका सेल्फ असेसमेंट सही नहीं था तो उसने रीअसेसमेंट करा। अब रीअसेसमेंट इंपोर्टर एक्सपोर्टर की नजरों में क्या नहीं है, सही नहीं था, प्रॉपर ऑफिसर की नजरों में आपका सेल्फ असेसमेंट सही नहीं था तो उसने रीअसेसमेंट करा। अब रीअसेसमेंट इंपोर्टर एक्सपोर्टर की नजरों में क्या नहीं है, सही नहीं है, इस वजह से वो अपनी क्या नहीं दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, मतलब नहीं मान रहे हैं कि हाँ हम मान चुके हैं, वैसा नहीं मान रहे हैं। ओके तो कंफर्म इसके एक्सेप्टेंस अदर देन दोस, मतलब वो क्या नहीं दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं किस चीज की, रीअसेसमेंट को लेके। किसमें देनी थी, राइटिंग में नहीं दे रहे। तो अब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो क्या होगा, ओके अब हमारा इंपोर्टर एक्सपोर्टर नहीं मान रहा है तो ऐसे में तो केस खिंचते चले जाएंगे, फिर वो आगे जाएगा, अपील का रास्ता अपनाएगा। ओके और ऐसे केस क्या चलते जाएंगे, पेंडिंग चलते जाएंगे, किसके अंदर, कस्टम के अंदर। तो ऐसी स्थिति में लॉ ने तय करा प्रॉपर ऑफिसर अगर जब वो नहीं मान रहा है तो उसको मनाओ, और उसको कैसे मनाओ, उसको स्पीकिंग ऑर्डर पास करके पूरा समझाओ कि जो रीअसेसमेंट किया गया है ऐसा क्यों किया गया है, ये जो तुम्हें कॉन्ट्ररी लग रहा है तो प्रॉपर ऑफिसर असेसी इंपोर्टर और असेसी एक्सपोर्टर को समझाए कि ये जो हमने रीअसेसमेंट करा है ये सही करा है। ओके वो उसको बताए कि ये सही तरीके से किया गया है और उसको समझाए। और कैसे समझाए, बाय वे ऑफ पासिंग क्या है, स्पीकिंग ऑर्डर, ठीक है ना। और कितने समय के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ कौन सा, रीअसेसमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट, मतलब रीअसेसमेंट के 15 दिनों में इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को अपनी एक्सेप्टेंस दे देनी थी, नहीं दी तो फिर एक स्पीकिंग ऑर्डर क्या करा जाएगा, पास किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 17 के अंदर हमने क्या पढ़ा, असेसमेंट पढ़ा। सेक्शन 17 के अंदर हमने क्या पढ़ा, असेसमेंट। और बहुत ही सिंपल था, बहुत ज्यादा क्या था, सिंपल था। क्या था, सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट, ओके उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, टेस्टिंग, तीसरी स्टेप के अंदर क्या है, रीअसेसमेंट, और चौथी स्टेप में रीअसेसमेंट को अपनी क्या नहीं दे रहा है, वो सहमति नहीं दे तो पासिंग ऑफ क्या, स्पीकिंग ऑर्डर विद इन कितने डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर। तो बहुत ही क्या हो गया, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही आसानी से हो गया, बहुत ही जल्दी से क्या आ गया, समझ में आ गया, बड़ा आसान है। ओके तो ये हमारा सेक्शन कौन सा हुआ, 17 हुआ। सेक्शन कौन सा, 17। अब हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आगे जो बढ़ेंगे और अगला सेक्शन जो करेंगे वो अब हम करेंगे प्रोविजनल असेसमेंट। क्या करेंगे, प्रोविजनल। एक बात ध्यान समझिएगा, प्रोविजनल जो होता है ना वो फाइनल नहीं होता। इसका मतलब ये बात है कि जो भी चीज प्रोविजनल होगी बाद में उसका क्या होता है, फाइनलाइजेशन होता है। बाद में उसका क्या होता है, फाइनलाइजेशन होता है। ओके बात समझ में आ रही है वाली आपके। तो अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। और अगला सेक्शन जो है हमारा सेक्शन 18 है, कस्टम एक्ट 19 किसका, 62 का। 1962 का सेक्शन कौन सा है, 18 है। और यहां पर अब हम प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में लॉ में क्या दिए गए हैं, क्या प्रोविजन दिए गए हैं, लॉ में क्या प्रोविजन दिए गए हैं उनके बारे में हम यहां पर क्या करते हैं, सीखते हैं। ओके तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है सेक्शन कौन सा, 18। 17 तो कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं बनता, वो तो आपको पढ़ने से भी मालूम पड़ रहा है कि इसको लेके क्या तो क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन प्रोविजनल असेसमेंट बता रहा हूं और आपको पढ़ते समय भी यकीन हो जाएगा कि हाँ इसमें ऐसी कई बातें हैं जो एक न्यूमेरिकल बना के भी क्या करी जा सकती है, पूछी जा सकती है। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो उसमें हम थोड़ा विशेष क्या देंगे, ज्यादा ध्यान देंगे ताकि एग्जाम में आए तो हम जो पढ़ें वो फायदा तो तभी है ना जब उसका सॉल्यूशन 100% ही करेक्ट हो। फायदा तो तभी है। ओके फायदा तो फायदे के लिए ही हम क्या है कर रहे हैं सारा काम। तो आइए अब हम क्या करते हैं, सेक्शन 18 की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ओके तो सबसे पहला जो सवाल बनता है प्रोविजनल असेसमेंट में कि प्रोविजनल असेसमेंट कौन से सेक्शन से होता है, प्रोविजनल असेसमेंट कौन से सेक्शन से होता है। तो प्रोविजनल असेसमेंट कस्टम लॉ के सेक्शन 18 से होता है। प्रोविजनल असेसमेंट जो है कस्टम लॉ के कौन से सेक्शन से होता है, कौन से सेक्शन से, सेक्शन 18 से होता है। ओके बात समझ में आई वाली आपके। जबकि प्रोविजनल असेसमेंट भी असेसमेंट है, सेक्शन 2 क्लॉज 2 पढ़ा था ना। असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, असेसमेंट इंक्लूड्स सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट इंक्लूड्स प्रोविजनल असेसमेंट, असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट एंड असेसमेंट इंक्लूड्स, ठीक है ना। जिसमें आपकी ड्यूटी लायबिलिटी नील निकल के आ रही है तो वो भी क्या है, असेसमेंट है, वो भी क्या है, असेसमेंट। जहां ड्यूटी लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन नील हुआ वो भी क्या है, असेसमेंट है। ओके प्रोसीजर क्या है, कौन से केसेस में होता है, कैसे होता है, क्या किया जाता है उसमें, वो हमको कस्टम लॉ के सेक्शन किसमें दिया है, 18 में दिया है। किसमें दिया, 18 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो हम यही बनाएंगे कि प्रोविजनल असेसमेंट ऐसी कौन सी मतलब स्थिति, परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस आ जाती है कि क्या किया जाता है, प्रोविजनल असेसमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रोविजनल असेसमेंट किया जाता है। तो उसके लिए आइए अब हम देखते हैं हमारा कौन सा सेक्शन, सेक्शन क्या है, 18। तो सेक्शन 18 किस चीज का हुआ, प्रोविजनल असेसमेंट का है। आइए देखिए सबसे पहले सर्कमस्टेंसेस क्या है प्रोविजनल असेसमेंट के। तो सबसे पहले सर्कमस्टेंसेस वो बोलते हैं जहां वो जो बिल ऑफ एंट्री होती है ना सेक्शन 46 में, और एक्सपोर्ट के केस में सेक्शन 50 में कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल होता है, शिपिंग बिल। करेक्ट, कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल होता है, शिपिंग बिल। 46 में तो फाइल होती है कौन सी, बिल ऑफ क्या होती है, एंट्री फाइल होती है। और सेक्शन 50 में क्या फाइल होता है, शिपिंग बिल। क्या होता है, फाइल होता है शिपिंग बिल। और उसमें आपको क्या करके देना पड़ता है, सेल्फ असेसमेंट, पूरा प्रोसीजर करके देना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी भी एक प्रोसीजर में किसी भी एक स्टेप पे आप अटक गए,
वैल्यूएशन में अटक गए, क्लासिफिकेशन में अटक गए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में आप क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, एचएसएन आपसे डिसाइड नहीं हो पा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो कई तरह की समस्या आपको सेल्फ असेसमेंट के समय आ सकती है और आपको मजबूर कर सकती है कि क्या नहीं हो पाए, सेल्फ असेसमेंट नहीं हो पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या, तो ऐसी स्थिति के लिए लॉ क्या बोलता है, जब भी हमारा इंपोर्टर और जब भी हमारा क्या है एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, अच्छा मैं इंपोर्टर वर्ड का भी जूस निकाल देता हूं। इंपोर्टर कौन, ये मत बोलना जिसने खरीदा वो इंपोर्टर, क्योंकि इंपोर्ट का मतलब तो क्या होता है, इंपोर्ट गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। देखिए इंपोर्टर का मतलब बेसिकली ये है जो भी क्या करेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करके होम कंजम्पशन में क्लियर करवाएगा वो होता है इंपोर्टर। ठीक है, मोटा मोटा समझना, मोटा मोटा का मतलब जो मेन चीज है वो यही है, जो भी होम कंजम्पशन में क्लियर कराने के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा वही कौन है, इंपोर्टर है। ओके, अभी जैसे मान लीजिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाहर है और यहाँ सेल्स यूनिट है, तो माल यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो यहाँ कोई खरीदा थोड़ी ना है, तो यहाँ पर भेजने वाले का जो भी क्या होगा, एजेंट होगा, सेल्स यूनिट का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वही सामने आएगा डिपार्टमेंट के, और होम कंजम्पशन में क्लियर कराने के लिए बिल ऑफ एंट्री क्या करेगा, फाइल करेगा, और ड्यूटी व्यूटी चुका के उसको क्या कराएगा, क्लियर कराएगा। ओके, तो जो भी डिपार्टमेंट के सामने अपने आप को उसको क्या करता है, प्रेजेंट करता है, वही क्या कहलाता है, इंपोर्टर कहलाता है। ओके, तो हमारा यहां पर यह कहना है कि ऐसी कभी भी परिस्थिति आ जाए कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हमारा क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए, अनेबल हो जाए, किस स्थिति के लिए, क्या करने के लिए, सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन कौन सा 46 और 50 में करके देना था, वो उसे नहीं हो पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, तो वो अपनी स्थिति समझाए, कैसे समझाए, राइटिंग में रिक्वेस्ट करे, सुओ मोटो नहीं होगा, अभी क्या नहीं होगा, सुओ मोटो नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा कि क्या समस्या आ रही है। ओके, आप क्या दे, राइटिंग में दें कि आप अनेबल है टू मेक क्या है, सेल्फ असेसमेंट करने के लिए, किसको, टू प्रॉपर ऑफिसर को। तो फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रोविजनल असेसमेंट की तरफ कदम बढ़ाएगा। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन क्या सिर्फ एक ही केस है जहां पर प्रोविजनल असेसमेंट किया जा सकता है, या फिर और भी कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि जहां पर क्या किया जाए, प्रोविजनल असेसमेंट किया जाए। ओके, तो बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए कैसे पॉसिबल है, हमने सेल्फ असेसमेंट भी करा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। डिपार्टमेंट ने कहा उस गुड्स का क्या होगा, कुछ सर्टेन क्या होगा, एग्जामिनेशन नहीं, एग्जामिनेशन में तो क्या करना है, कुछ मेजरमेंट करना है, कर डालो, वेटमेंट करना है वो कर डालो, कोई स्थिति नहीं। वो कह रहे हैं कि इसका तो क्या होगा, टेस्टिंग होगी। अभी मैंने कहा पूरे गुड्स की टेस्टिंग की क्या आवश्यकता है, इसमें से कुछ सैंपल ले लो और सैंपल लेके जहां लैब में भिजवाना है टेस्टिंग एनालिसिस के लिए, जो भी कंसर्न पर्सन करता है भिजवा दो। ओके, तो डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो तो सैंपल में सैंपल जाएगा, उसकी टेस्टिंग होगी, उसकी एनालिसिस रिपोर्ट क्या होगी, आएगी, इसमें तो समय लगेगा। हमने कहा समय तो नहीं है हमारे पास, ड्यूटी देने के लिए पैसा है हमारे पास, लेकिन हमारे पास में इंतजार करने का समय नहीं है। तो आप कृपया करें, क्या करें, कृपया करें, आप वास्तव में जो सैंपल लेना है सैंपल ले लो, आप जहां लैब में भेजना है, जिस भी टेस्टिंग के पास में भेजना है, कंसर्न पर्सन के पास भेज दो, जब आए तब क्या कर देना, बता देना। लेकिन मेरे को तो बाकी बचा हुआ गुड्स प्रोविजनल बेसिस तो क्या करवा दो, रिलीज करवा दो। प्रोविजनल बेसिस जो ड्यूटी बन रही है ले लो मेरे से, जो भी प्रोविजनल बेस ड्यूटी बन रही है ले लो, लेकिन मेरे को उस समय तक का मेरे से इंतजार नहीं होगा। ठीक है ना, उस समय तक का मेरे से इंतजार नहीं होगा कि कब आपकी क्या आएगी, उस सैंपल की क्या आएगी, टेस्टिंग की एनालिसिस की रिपोर्ट आएगी। समझ रहे ना बात? तो ये भी एक वो परिस्थिति हो सकती है जहां हमारा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बिल्कुल सेल्फ असेसमेंट कर पा रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट की नजरों में उन गुड्स के रेस्पेक्ट में उसकी टेस्टिंग करनी क्या है, आवश्यक हो रही है। ओके, और हमारे पास में इंतजार का क्या नहीं है, समय नहीं है। तो ये एक वो और स्थिति हो गई जहां क्या होता है, अराइज होता है, सिचुएशन पैदा होती है किस चीज की, प्रोविजनल असेसमेंट की। तो आइए देखिए क्या है, प्रॉपर ऑफिसर डीम्स इट नेसेसरी सब्जेक्ट टू एनी इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स, जिन्हें आप एक्सपोर्ट के लिए लेकर आए हैं, एक्सपोर्ट गुड्स टू एनी केमिकल और क्या है अदर टेस्ट। इसका मतलब हमने तो सेल्फ असेसमेंट करके दिया, इसका मतलब एक बात समझेगा, जहां हम सेल्फ असेसमेंट करके देते हैं वहां पर भी क्या हो सकता है, प्रोविजनल असेसमेंट हो सकता है। जहां हम सेल्फ असेसमेंट करके दे ही नहीं पा रहे हैं तो वहां तो क्या होगा, फिर प्रोविजनल ही होगा, वहां तो प्रोविजनल होगा, लेकिन जहां करके कर पा रहे हैं तो वहां पर भी क्या हो सकता है, प्रोविजनल हो सकता है। अच्छा चलिए मान लीजिए, आपको मालूम है ना हमारे सेल्फ असेसमेंट का क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है। डॉक्यूमेंट हमको ही क्या करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। एग्जामिनेशन होता है और उसकी क्या होती है, टेस्टिंग होती है। जरा ऐसी सिचुएशन को अपने माइंड में इमेजिन करके समझिए और सोचिए, मान लीजिए आप इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, कुछ भी हो, आपने बिल ऑफ एंट्री में या फिर शिपिंग बिल में आपने अपना सेल्फ असेसमेंट करके दिया, अच्छी बात है, आपके हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन डिपार्टमेंट चाहता है कि उसमें दी गई जानकारी को मतलब आप सत्य, मतलब उसको ट्रू क्या कर दो, आप प्रूव करो। इसके लिए इस वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, कुछ एविडेंसेस, कुछ इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ बैंक से लाने पड़ेंगे, कुछ इंश्योरेंस ब्रोकर से लाने पड़ेंगे। ओके, कुछ पॉलिसी नोट होगा आपका। ओके, तो ऐसे कुछ हमको क्या करने हैं, लाके देने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। इंश्योरेंस वाले से हम उसका क्या लेंगे, पॉलिसी का हम जो भी नोट लेंगे। ओके, जिससे हमने इंपोर्ट के केस में माल मंगाया है उस एक्सपोर्टर से हम क्या लेंगे, डॉक्यूमेंट लेंगे। यहां से बैंक वालों से क्या करेंगे, लेंगे। ट्रांसपोर्टर वालों से क्या करेंगे, लेंगे। एजेंट से लेंगे, हम ले लेंगे, हम दे देंगे आपको, लेकिन इसमें समय लगेगा। और समय ही तो नहीं है, हमें कुछ चाहिए अभी अर्जेंट बेसिस पे, रिक्वायरमेंट है, बिजनेस पर्पस से क्या करा था, मंगाया था, ऐसा हमारे इंपोर्टर का कहना है। आ रही है बात समझ में वाली आपके? या फिर हमें एक्सपोर्ट करना है अभी, ऐसे आप माल रोक के रखोगे, सामने वाले को माल मिलेगा नहीं, आगे से वो इंडिया से माल मंगाएगा नहीं, तो एक्सपोर्ट की तो बात लग जाएगी ना। आ रही है बात समझ में? फिर फायदा ही क्या होगा इतने सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव देने का, जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट ने तय करा, ठीक है, समझ गए बात को और फील भी कर रहे हैं, जेन्युइन केस है, सिचुएशन होती है। तो क्या बोल रहे हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने, इंपोर्टर और क्या है एक्सपोर्टर ने क्या नहीं करे, लास्ट वाला पढ़ते हैं, हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड
इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस, इन्फॉर्मेशन नहीं करी है उसने, ओके, उसने क्या नहीं करे, डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन क्या नहीं करे, फर्निश नहीं करे, प्रोड्यूस नहीं करे, हैज नॉट बीन क्या है, फर्निश, प्रोड्यूस नहीं करे, फर्निश नहीं करे, और प्रॉपर ऑफिसर को अब लग रहा है कि इसमें क्या करनी पड़ेगी, फर्दर इंक्वायरी करनी पड़ेगी। या फिर वो सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर आपने डॉक्यूमेंट क्या कर दिए, प्रोड्यूस कर दिए, और इन्फॉर्मेशन भी आपने क्या कर दिए, फर्निश कर दिए, स्टिल हमारे प्रॉपर ऑफिसर को चैन नहीं है और वो कह रहा है कि ये तो थोड़ा सा ऐसा केस है, मेरे को इसमें फर्दर इंक्वायरी की आवश्यकता है। तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को कहना है कि बिल्कुल आवश्यकता होगी आपकी नजरों में और करो, रोकेगा कौन आपको, लेकिन मेरे को भी आवश्यकता है किसकी, गुड्स की, तो आप प्रोविजनल बेसिस पे इसको क्या करवा दो, मेरे रिलीज करा दो, प्रोविजनल बेसिस ड्यूटी भी क्या कर लो, मेरे से ले लो, प्रोविजनल बेसिस ड्यूटी भी क्या कर लो, ले लो। अब इसमें से एक समस्या हो जाती है, चलो प्रोविजनल बेसिस ड्यूटी ले ली, लेकिन कल अगर ड्यूटी क्या बन गई, फाइनल असेसमेंट में ज्यादा बन गई तो ऐसी स्थिति में इंपोर्टर से है ना कुछ तो आपको ऐसा चीज सेफ्टी करना पड़ेगा ना कि वो बची हुई ड्यूटी देने के लिए आए कल, क्योंकि कल माल तो लेके चला जाएगा वो, और कल बची हुई ड्यूटी देने आएगा ही क्यों, समझ रहे हैं बात को ये वाली आपके। चलिए कल मान लीजिए फाइनल असेसमेंट में ड्यूटी कम बनी, फिर तो रिफंड लेने भागे भागे आएगा वो, तो क्यों छोड़ेगा उसको। तो उस समय की ऐसी सिचुएशन की हमको क्या नहीं है, वो हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या यह है कि मान लीजिए फाइनल असेसमेंट पे ड्यूटी ज्यादा बनी, किससे, जो प्रोविजनली असेस हुई है, और फिर आप नहीं आए क्योंकि गुड्स तो आप लेके क्या कर रहे हो, जा ही रहे हो, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हो, तो ऐसी स्थिति में क्या तय होगा, बॉन्ड ले लीजिए, ठीक है ना, बॉन्ड ले लीजिए। और बॉन्ड भी कौन सा ले लीजिए, सिक्योरिटी बॉन्ड ले लीजिए। सिक्योरिटी में क्या है, या फिर तो बैंक सिक्योरिटी ले लो, या फिर कुछ कैश क्या ले लो, सिक्योरिटी ले लो, कैश सिक्योरिटी ले लो, फिर वो बची हुई ड्यूटी देने के लिए आएगा कल, ठीक है ना, बची हुई ड्यूटी देने के लिए आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जितनी बची हुई ड्यूटी है ना, उससे तो कहीं उन्हें ज्यादा अमाउंट का मैं क्या दिया हुआ हूं, बॉन्ड दिया हुआ हूं, तो इसी में भलाई है कि बची हुई ड्यूटी क्या कर दूं, पे कर दूं, नहीं तो वो जो सिक्योरिटी है ना, कैश सिक्योरिटी जो जमा करी है, बैंक सिक्योरिटी जमा करी है, वो उसको फॉरफिट कर लेंगे। तो प्रॉपर तरीका क्या होता है, चलिए ठीक है, मान रहे हैं कि प्रोविजनल असेसमेंट करने की इजाजत हो गई है और हो भी जाएगा, लेकिन अगला स्टेप कौन सा होगा कि यहां पर क्या होगा, सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिक्योरिटी बॉन्ड होगा। समझ में आई बात ये वाली आपके। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आप लिस्ट बताएं कि कौन कौन से वो केसेस है जहां प्रोविजनल असेसमेंट किया जा सकता है, तो आपका क्या होगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर अनेबल है टू मेक क्या करने के लिए, सेल्फ असेसमेंट करने के लिए, ओके। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट टू, प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है सब्जेक्ट टू क्या रहेंगे, टेस्ट रहेंगे। तीसरा, नहीं कर पाए प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और नहीं कर पाए फर्निश क्या है, इन्फॉर्मेशन। और चौथा, कर दी प्रोड्यूस और कर दी क्या है, फर्निश, फिर भी प्रॉपर ऑफिसर का मानना है कि करनी पड़ेगी थोड़ी और क्या, फर्दर इंक्वायरी, ठीक है। बात समझ में आई ये वाली आपके। अब मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या प्रोविजनल असेसमेंट के केस में भी ये शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी क्या। अभी फाइनल असेसमेंट नहीं है, अभी कौन सा असेसमेंट है, प्रोविजनल असेसमेंट है, तो क्या प्रोविजनल असेसमेंट के लिए भी बिल ऑफ एंट्री की फाइलिंग जरूरी होगी। तो आइए पढ़ते हैं, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 अप्लाई विदाउट प्रिजुडिस टू प्रोविजन ऑफ 46 एंड 50, मतलब उसको बिना हानि पहुंचाए, उसको वैसे रहते हुए, इसका मतलब आपको प्रोविजनल असेसमेंट है तो भी आपको शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट तो क्या करना पड़ेगा, फाइल करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात ये वाली आपके। तो ऐसा मतलब समझ नहीं रखनी है अपने पास कि प्रोविजनल असेसमेंट के केस में डॉक्यूमेंटेशन, बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल फाइल नहीं होता है। जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट और बिल ऑफ एंट्री जो भी डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो कंसर्न डॉक्यूमेंट जो होता है वो क्या होता है, फाइल करना पड़ता है। हेंस इसलिए बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड, देख लीजिए रिक्वायर्ड टू बी क्या है, प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 46 और कौन सा 50, इवन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट एज वेल। तो चलिए ये भी हमने क्या कर लिया, इस चीज को भी हमने क्या कर लिया, डील कर लिया कि अगर ऐसा कुछ एमसीक्यू बन गया तो हम बड़े आसानी से उसका क्या दे पाएंगे, आंसर दे पाएंगे कि हाँ प्रोविजनल असेसमेंट के केस में भी 46 की बिल ऑफ एंट्री और 50 का शिपिंग बिल क्या होता है, फाइल होता है। चलिए ये बात तो हमको क्या ये समझ में आई है, ओके, ये बात हमको क्या गई है, समझ में आ गई है। अब हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जब जब प्रोविजनल होगा तब तब क्या होगा स्टूडेंट्स, फाइनल होगा। समझिए बात को, जब जब क्या होगा, प्रोविजनल होगा तब तब क्या होगा, फाइनल होगा। लेकिन फाइनल कब होगा, टेस्टिंग आने के बाद, ओके, फर्दर इंक्वायरी होने के क्या है, बाद में, यही होगा, तभी किया जाएगा आपका, ओके। तो बाद में क्या कर दिया जाएगा, आपका फाइनल असेसमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन वो तो बाद में होगा, ओके। और बाद में अगर ड्यूटी ज्यादा निकल के आ गई, इसलिए आपको अभी क्या करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या देना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। क्यों, अच्छा क्यों देना है, क्योंकि डिपार्टमेंट अपने आप को सेफगार्ड करना चाहता है, किससे, आपसे, ठीक है। और उसके मन में ये शंका है, डाउट है कि कहीं फाइनली असेस ड्यूटी प्रोविजनल से ज्यादा निकल गई तो ऐसी स्थिति में बची हुई ड्यूटी देने के लिए वो आए, ऐसा हम क्या सिनेरियो बना दे कि वो उसको आना ही पड़े। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम उससे क्या ले लेंगे, सिक्योरिटी क्या ले लेंगे, बॉन्ड ले लेंगे। श्योरिटी बॉन्ड नहीं, कौन से बॉन्ड ले लेंगे, सिक्योरिटी बॉन्ड क्या कर ले लेंगे, कितने अमाउंट के ले लेंगे, ये तो वही तय करेंगे। बात समझ रहे हैं। देखिए आपको आपके गुड्स मिल रहे हैं, आपको यही चाहिए, आपके मन में कोई भी क्या नहीं है, आपके मन में कोई भी गलत फीलिंग्स नहीं है ना, ठीक है ना, मन में कोई भी चोर नहीं है, ये आप मान रहे हो। आपको तो गुड्स अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, मिल रहे हैं अर्जेंट बेसिस पे, मन में कोई चोर नहीं है, तो बची हुई ड्यूटी देने आना, आओगे ना। तो फिर क्या है, जितने अमाउंट का बॉन्ड क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो दे दो, ठीक है। वो भी क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, आपको गुड्स मिल जाएगा, आपको भी संतुष्टि मिल जाएगी। तो ये विन विन सिचुएशन डिपार्टमेंट ने निकाली कि हाँ ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या कर लेंगे, सिक्योरिटी बॉन्ड से काम चलाएंगे, ओके। तो यहां पर क्या होगा, सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी किसको, प्रॉपर ऑफिसर को, ठीक है ना। प्रॉपर ऑफिसर को क्या करनी पड़ेगी, फर्निश करनी पड़ेगी। क्यों, फॉर पेमेंट ऑफ डेफिशिएंसी इफ एनी, अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाती है किस बात में, जो ड्यूटी फाइनली बाद में असेस्ड होगी और आज जो ड्यूटी प्रोविजनली क्या हुई है, असेस्ड हुई है, उसके बीच की डेफिशिएंसी को पे करने के लिए आज क्या होगा, आप सिक्योरिटी बॉन्ड क्या करेंगे, फर्निश करेंगे, ओके। बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। पहला क्वेश्चन, प्रोविजनल असेसमेंट कब होता है, ओके। देन सेफगार्ड करने के लिए क्या होगा, सिक्योरिटी ऑफ क्या होगा, सिक्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। सेफगार्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी बॉन्ड ही करना पड़ेगा। क्या प्रोविजनल असेसमेंट के केस में भी फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट और या बिल ऑफ एंट्री, तो हाँ उसकी भी फाइलिंग होगी। अब यहां पर एक बनता है कि मान लीजिए, मान ले कि यही हुआ जो डिपार्टमेंट ने सोचा था कि फाइनली असेस जब ड्यूटी बाद में हुई
फाइनली असेस ड्यूटी की जब बाद में हुई तो वो ज्यादा हुई, प्रोविजनल से क्या हुई, ज्यादा हुई, तो डेफिशिएंसी तो पे करना बन ही रहा है। तो क्या वो डेफिशिएंसी कुछ क्या ब्याज ब्याज सहित क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि हमने तो सेल्फ असेसमेंट करके दिया था और ये तो डिपार्टमेंट ने चौच मारी कि हमको क्या करनी है, फर्दर इंक्वायरी करनी है, तो हमने कहा करो। ओके, तो ऐसी स्थिति में मैं ब्याज क्यों दूं भाई, मैं ब्याज क्यों दूं, मैं तो सेल्फ असेसमेंट क्या है कर चुका था, मैं तो अपने हिसाब से काम बिल्कुल अच्छा अप टू डेट प्रॉपर था। ओके, अब उनका क्या हुई, फर्दर इंक्वायरी के बाद में उन्होंने फाइनल असेसमेंट करा और कुछ उन्होंने डेफिशिएंसी क्या कर दी, निकाल दी। तो एक बात समझिए, अगर डेफिशिएंसी निकली है ना तो सेल्फ असेसमेंट सही कहा था आपका। ओके, तो ब्याज क्यों नहीं दोगे आप, ब्याज क्यों नहीं दोगे, आपने सेल्फ असेसमेंट करा अच्छी बात है, पर सेल्फ असेसमेंट सही कहा हुआ, अगर सेल्फ असेसमेंट सही होता तो फाइनली असेस ड्यूटी ज्यादा कैसे निकल के आती। ओके, और अगर ज्यादा निकल के आई है तो आप कहां सही हो, आप सही नहीं हो और आपका काम प्रॉपर नहीं है। जब काम प्रॉपर नहीं है तो आप ब्याज पे करने के लिए लायबल क्यों नहीं बनोगे और डिपार्टमेंट ब्याज लेने का हकदार क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो बड़ी हुई ड्यूटी फाइनल असेस ड्यूटी वो उसी समय आ जानी चाहिए थी जब प्रोविजनल असेस हुआ। अब आपने डिले तो हुई है और वजह तो कौन हो, आप ही हो। तो ऐसी स्थिति में ब्याज तो क्या है, पे करना बनेगा। बात यह है कि कितना ब्याज पे करना क्या करेगा बनेगा, तो आइए उसकी तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो भी ड्यूटी फाइनली असेस्ड होगी, जो भी ड्यूटी क्या होगी, फाइनली असेस्ड होगी, उसको हम प्रोविजनली असेस पेड से एडजस्ट कर लेंगे। पहले वो तो एडजस्ट कर लेंगे ताकि पता करें कि कितनी डेफिशिएंसी बन रही है, कितनी क्या बन रही है, डेफिशिएंसी बन रही है। ओके, अब ये देखा जाएगा कि आपने करा क्या, क्या गुड्स को आप होम कंजम्पशन में लेके जा चुके हो। अगर आप प्रोविजनली असेस करा के गुड्स को होम कंजम्पशन में क्लियर कर चुके हो, आप होम कंजम्पशन में क्लियर कर चुके हो या उनको आप एक्सपोर्टेशन हो चुका था, आपने कहा भाई जो टेस्टिंग करनी है करो, जो सैंपल लेना ले लो, लेकिन माल भिजवाना है अर्जेंट बेसिस पे, ठीक है, सामने वाले ने मांगा है तो आपने एक्सपोर्ट भी करा दिया, डिपार्टमेंट ने प्रोविजनल ड्यूटी लेके उसको एक्सपोर्ट भी कर दिया और अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए बॉन्ड ले लिया। तो अब गुड्स होम कंजम्पशन में क्लियर हो चुके हैं इंपोर्ट में, और एक्सपोर्ट के केस में ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, एक्सपोर्ट हो चुके हैं, और बाद में मालूम पड़ा कि फाइनली असेस ड्यूटी ज्यादा है किससे, प्रोविजनली असेस से, प्रोविजनल असेस को एडजस्ट कर लिया तो डेफिशिएंसी भी निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, डेफिशिएंसी। तो वो डेफिशिएंसी आप क्या करेंगे, पे करेंगे, वो डेफिशिएंसी पे करेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट का कहना यह है कि अगर प्रोविजनल ज्यादा है और फाइनली असेस ड्यूटी क्या निकल के आई, कम निकल के आई, तो आप भी हकदार रहोगे किसके, रिफंड के। तो जो जैसा केस होगा वैसा कर लेंगे। अगर फाइनली असेस ड्यूटी ज्यादा बनी तो आप हमको दे दीजिएगा, और अगर फाइनली असेस ड्यूटी कम बनी तो हम ज्यादा ले चुके हैं तो हम पे विश्वास करो, हम लॉ है ना, हम लॉ है, ओके विश्वास करो, हम आपको क्या दे देंगे, उसका रिफंड भी क्या कर देंगे, दे देंगे, उसका हम रिफंड भी क्या कर देंगे, दे देंगे। अच्छा, सवाल ये है कि मान लीजिए गुड्स होम कंजम्पशन में क्लियर नहीं करा के उसको वेयरहाउस करवा दिया था। तो एक बात समझिएगा, जब आपने वेयरहाउस कराया होगा, सुनिएगा, तो जो भी आपकी प्रोविजनली असेस ड्यूटी बनी होगी, जो भी आपकी कौन सी ड्यूटी बनी होगी, प्रोविजनली असेस क्या बनी होगी, ड्यूटी बनी होगी। ओके, तो ये लीजिए जो आपकी प्रोविजनली असेस्ड ड्यूटी रही होगी, आपको ध्यान देना क्या प्रोसीजर था इसका, प्रोविजनली असेस ड्यूटी का। ओके, इसके थ्राइस अमाउंट का, इसके कितने अमाउंट का ध्यान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। 46 में अपन ने पढ़ा था कि अगर सीधा ही पोर्ट से ठिकाने लगाना है तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, और वेयरहाउस में जाना है तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग, और जितनी ड्यूटी आज बन रही है इसके थ्राइस अमाउंट का एक बॉन्ड क्या करना था, एग्जीक्यूट करना था, ठीक है ना। थ्राइस अमाउंट का क्या करना था, बॉन्ड क्या करना था, एग्जीक्यूट करना था। तो हो गया होगा एग्जीक्यूट, जो भी प्रोविजनल ड्यूटी बनी होगी उसके 3 गुने अमाउंट का आपने बॉन्ड भी क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। और आपको मालूम भी है ना बॉन्ड क्यों भरते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी से देखा था कि अगर गुड्स को वेयरहाउस करवा देते हो तो कौन से दिन की रेट से ड्यूटी देनी थी, जब आप सेक्शन 68 में एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री क्या करते हैं, फाइल करते हैं, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री क्या करते हैं, फाइल करते हैं, अंडर सेक्शन किसमें, 68 से। तो बेसिकली ड्यूटी उस दिन की रेट से लगनी है जब आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, दैट इज बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे उस समय। इसलिए आज आपसे थ्राइस ड्यूटी क्या ले लिया, बॉन्ड ले लिया। अब मान लीजिए टेस्टिंग का क्या गया, रिजल्ट भी आ गया, टेस्टिंग का रिजल्ट आ गया। ओके, पहले प्रोविजनल ड्यूटी कंप्यूट हुई थी, प्रोविजनल ड्यूटी कंप्यूट हुई कितनी, 1 लाख, तो उसके 3 गुने अमाउंट का 3 लाख रुपए का उन्होंने आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के ले लिया था। ओके, अब टेस्टिंग वेस्टिंग का रिजल्ट आया और टेस्टिंग रिजल्ट के बाद में तय हुआ कि ये जो है 3,40,000 बनता है। ओके, और कितना था पहले 3, तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई, 40,000। अब सवाल यहां पर पैदा हुआ कि 40,000 के 3 गुने अमाउंट का आप क्या लोगे, अब और बॉन्ड लोगे, क्योंकि वैसे तो बॉन्ड 3,40,000 का 3 गुना होना चाहिए था, 3 गुना होना चाहिए था। बात समझ में आ रही ना, ये वाली आपके 3,40,000 से 3 गुना अमाउंट का क्या होना चाहिए था, बॉन्ड होना चाहिए था। समझ में आई बात। लेकिन अपन ने उस समय बॉन्ड तो क्या करना था, हमें बॉन्ड क्या करना था, ध्यान दीजिएगा, प्रोविजनली असेस 1 लाख थी तो 3 लाख का बॉन्ड एग्जीक्यूट करा। ओके ओके ओके, थोड़ी सी मिस्टेक। फाइनली असेस ड्यूटी जब उसकी टेस्टिंग रिजल्ट आया तो वो 1,40,000 आया और प्रोविजनली हमने कंप्यूट करा था तो 1 लाख था, तो इस तरह से 40,000 ज्यादा आई। तो अब सवाल बनता है क्या 40,000 के 3 गुना अमाउंट का, क्या 1,20,000 का और बॉन्ड लेना चाहोगे आप, क्या आपने, क्यों, क्योंकि आपने तो बॉन्ड 3 लाख का लिया, 1 लाख के 3 गुना, जबकि लेना चाहिए था 1,40,000 का 3 गुना, दैट इज 4,20,000 का होना चाहिए था। लेकिन मेरा बॉन्ड तो 3 लाख एग्जीक्यूट करा हुआ है। तो सवाल बना क्या 1,20,000 का और बॉन्ड लोगे क्या, इसका जवाब बहुत बढ़िया जवाब इसका, और ये है कि अगर आपने गुड्स को वेयरहाउस करवा दिए थे और टेस्टिंग वेस्टिंग का फर्दर इंक्वायरी का रिजल्ट आने के क्या है बाद में, ओके, वेरिफिकेशन ये सब कुछ होने के क्या है बाद में, मालूम पड़ा कि आपकी जो प्रोविजनली थी वो क्या थी, कम थी, प्रोविजनल कम थी। ओके, तो ऐसी स्थिति में जो भी डेफिशिएंसी अमाउंट आ रहा है, पे थोड़ी करना है, पे नहीं करना, गुड्स तो वेयरहाउस में है, तो आपको उस डेफिशिएंसी अमाउंट का, उस डेफिशिएंट अमाउंट का थ्राइस नहीं, यहां पर ट्वाइस, तो 1,20,000 नहीं, ध्यान दीजिएगा, 40,000 का ट्वाइस, सिर्फ 80,000 का ही बॉन्ड और देना है। ओरिजिनली आप पहले अर्लियर 3 लाख का बॉन्ड ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हो, अब आपको डेफिशिएंट अमाउंट का 3 गुना नहीं, सिर्फ ट्वाइस अमाउंट का ही क्या देना है, बॉन्ड देना है। तो बात समझ पा रहे हैं ना ये। ओके, यहां पर जो डेफिशिएंसी है उसका तो ट्वाइस ही देना है, और जो ओरिजिनली प्रोविजनल थी उसका आपको क्या देना था, थ्राइस बॉन्ड आपने एग्जीक्यूट करा होगा, तभी गुड्स प्रोविजन आपको क्या रखवाए होंगे, वेयरहाउस में रखवाए होंगे, तभी गुड्स क्या रखवाए होंगे, वेयरहाउस में रखाए होंगे। तो बात समझ में आई।
ठीक है, क्या होगा देखो, होम कंजम्पशन में क्लियर कराया, डेफिशिएंसी बन रही है, पे कर जाओ, ज्यादा आपने प्रोविजनली ज्यादा पे कर दी थी तो वापस से रिफंड ले जाओ। और यही सेम किसमें होगा, अगर एक्सपोर्ट कर चुके हो, ज्यादा दे चुके हो, रिफंड ले जाओ, कम दिया है तो और देके जाओ, क्योंकि बॉन्ड तो हमारे पास में है, आओगे तो सही। लेकिन अगर वेयर हाउस के केस में तो पहले भी ड्यूटी नहीं दी थी पर पहले बॉन्ड दिया था, अभी भी जो डेफिशिएंसी आ रही है ड्यूटी तो अभी भी नहीं भरनी है, आपको उसका ट्वाइस अमाउंट का क्या देना है डिपार्टमेंट को, और सेफगार्ड के लिए क्या दे देना है, बॉन्ड दे देना है। तो बात तो समझ में आ गई। पर एक बात यह है कि अगर होम कंजम्पशन में क्लियर करा लिया था या एक्सपोर्ट करा लिया था, और अगर हमने डेफिशिएंसी पे करी थी, मतलब हमने प्रोविजनली कम पे करी थी, फाइनली ज्यादा आई, तो हमको और तो पे करना है, आएंगे तो सही, क्योंकि हमने खुद ने क्या दिया हुआ है, बॉन्ड दिया हुआ है, हमने खुद ने बॉन्ड दिया। सवाल यह है कि ब्याज जो लोगे वो कब से लोगे और किस रेट से क्या लोगे, ब्याज लोगे। तो उसका जवाब भी है, उसका जवाब है, देखिए जीएसटी लॉ में तो 18% से ब्याज लेने का, डिपार्टमेंट का लेने का रिवाज था। कस्टम लॉ में लेने का रिवाज कितना है, 15% पर एनम से। 15% किससे है, पर एनम से है। आ रही है ना बात समझ में, किस रेट से, 15% पर एनम से। ये तो पहले सवाल का जवाब हो गया कि ब्याज किस रेट से लेंगे, ये तो पहले तय था, ब्याज तो लेंगे लेंगे, वो ब्याज तो वो क्या करेंगे, लेंगे लेंगे, लेकिन वो किस रेट से लेंगे वो तय नहीं था, तो वो तय हो गया यहाँ 15, जीएसटी लॉ में 18 होता है वहां पर। अच्छा, अब ये हुआ दूसरा कि ब्याज का मीटर चालू कब से करोगे, कब से चालू करोगे, क्योंकि एक तो प्रोविजनल हुआ था, बाद में फाइनल हुआ, कब से, तो लॉ ने तय करा जिस भी महीने में आप प्रोविजनल असेस हो गए थे। तो जब हो गए थे, मान लीजिए आज जनवरी में तो फाइनली असेस हुए, प्रोविजनली असेस तो आप किसमें हो गए थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर में जो मानना मान लीजिए हो गए थे, तो मान लो दिसंबर में आप प्रोविजनली क्या हुए थे, असेस हुए थे, तो जिस महीने में आप प्रोविजनल असेस हुए उसी महीने की पहली तारीख से, जी हां पहली तारीख से। अब आप अगर ये कहना है कि ये कौन सा तरीका है ब्याज क्या करने का, लेने का, तो देखिए ये लॉ का प्रोविजन है, यहां पर उन्होंने तय करा है कि हमारा तरीका यही है, तो फिर इनका मतलब इनका तरीका यही है। ओके, तो जिस महीने में प्रोविजनल हुआ उसी महीने की कौन सी तारीख से, पहली तारीख से ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा। मतलब एक तारीख है ना, उसका भी ब्याज लगेगा, 2 से स्टार्ट नहीं होगा, एक तारीख से ही ब्याज का मीटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए जनवरी के अंदर फाइनली असेस्ड हुई, जनवरी में फाइनली असेस्ड हुई, और फाइनली असेस्ड 1 लाख कितनी हुई, 40,000 हुई, और प्रोविजनली हम 1 लाख पे कर चुके हैं, पेड है, क्यों, क्योंकि हमने गुड्स को होम कंजम्पशन में क्लियर करवाया था। ओके, तो उस समय हम 1 लाख तो ड्यूटी भर गए थे, ब्याज के साथ ही भरेंगे इसको, हम किसके साथ भरेंगे, ऑब्वियसली बात है ब्याज के साथ ही हम क्या करेंगे, इसको भरेंगे। बात समझ में आई। लेकिन ये जो ब्याज हम भरेंगे 15% कौन सा वाला, पर एनम की जो रेट है, पर एनम का मतलब 365 दिन का ब्याज है, 15% 365 दिन का। तो अब कितने दिन का लगेगा, तो अपने वाले एग्जांपल में वो चालू हो जाएगा 1 दिसंबर 2000 कौन सा 19, 1 दिसंबर 2000 कौन सा 19 से लेकर ये ब्याज का मीटर चालू होगा। और कब तक चलता रहेगा, जब तक आप डेफिशिएंसी क्या नहीं कर देते, पे नहीं कर देते, जब तक आप डेफिशिएंसी पे नहीं कर देते तब तक चलेगा। अब यहां से एक बात और समझना स्टूडेंट, बड़े काम की है, न्यूमेरिकल भी बन सकेगा। 1 लाख आपने प्रोविजनली ड्यूटी पे कर दी, ओके, फिर आपको किसी एजेंट ने और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया आपने जो सेल्फ असेस करा ना ये सही नहीं है, अभी देखो टेस्टिंग का रिजल्ट आने दो, फर्दर इंक्वायरी का रिजल्ट आने दो, देख लेना ड्यूटी बढ़ती नहीं बढ़ती, क्योंकि मैं कह रहा हूं प्रोविजनली से सही नहीं है, जो आपने गुड्स इंपोर्ट करे उस पर ये रेट ही नहीं है, उस पर ज्यादा रेट है, और उस पर आपकी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है ही नहीं, मेरे पे विश्वास नहीं हो तो देख लेना, फर्दर इंक्वायरी आने दो। तो अब यहां पर कहा कि क्या करें, तो उन्होंने कहा देखो 1 लाख तो आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, पेड कर चुके हो, आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, पेड कर चुके हो। तो अब एक ही रास्ता है, खुद ही जाके क्या कर दो, जो आपको लगे वो क्या कर दो, पे कर दो। फाइनली असेस तो कितनी हो रही है, 1,40,000 हो रही है, फाइनली क्या हो रही है, असेस हो रही है। अब आज ही जब मालूम पड़ चुका है कि फाइनली असेस ज्यादा होगी, 15% की रेट से क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, 15% बहुत ज्यादा है। ओके, तो आपके मन में आया जब मालूम ही है कि ऐसा होना है, तो क्यों ना बीच में, इसके बीच में, इस बीच में अपन वॉलंटरी जाके क्या कर दे, पे कर दे, वॉलंटरी क्या कर दे, पे कर दे। समझ में आ रही बात, क्या पे कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे, लॉ रोकता नहीं है, लॉ ने ये नहीं कहा कि नहीं अब दे नहीं पाओगे, हम लेंगे नहीं, आप पे कर सकते हैं। आप क्या कर दीजिएगा, पे कर दीजिएगा वॉलंटरी। मान लीजिए आपको सीए ने बताया कि बिल्कुल बोल रहा हूं, देखना कम से कम 30,000 रुपए तो ड्यूटी आपकी फाइनल एसेस पे बढ़ेगी बढ़ेगी, आने दो फर्दर इंक्वायरी और टेस्टिंग रिपोर्ट आने दो, कम से कम बोल रहा हूं 30,000 बढ़ेगी। तो हमने 30,000 क्या कर दिए, पे कर दिए। अब यहां पर जो ब्याज का मीटर है सुनिए, ये 30,000 ब्याज का मीटर चालू होगा 1 दिसंबर 2000 कौन सा 19, जिसमें प्रोविजनल असेस हुआ, और कब तक चलेगा, टिल आपने जब क्या कर दिया, ये 30,000 क्या करे, पे कर दिए। डेफिशिएंसी देखिए, फाइनली से 1,40,000 है, प्रोविजनली 1 लाख पे असेस्ड हुए थे, इसका मतलब डेफिशिएंसी कितनी आई, 40,000। 40,000 में से 30,000 का ब्याज तो हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके ऊपर। तो अब जो रिमेनिंग 10,000 का जो ब्याज होगा वो कब से चलेगा, वही 1 दिसंबर 2019 से, और टिल कब तक, पेड तक। टिल कौन सा पेड, मतलब यहां पर इंपोर्टर अगर चौच मारे कि बोलो साहब मैं तो ऑलरेडी 30,000 पहले ही पे कर चुका था फाइनली असेस होने से पहले, तो इस पे ब्याज क्यों लेते हैं, तो लॉ ने क्या, ब्याज तो हम लेंगे, और लेंगे कब से, जब प्रोविजनल असेस हुआ उसी महीने की पहली तारीख से लेंगे, और कब तक लेंगे, टिल पेमेंट तक लेंगे। खुद वॉलंटरी आके पहले पेमेंट कर दोगे तो वहीं तक का लेंगे, नहीं करोगे तो जब पे करोगे वहां तक कर लेंगे, लेकिन ब्याज तो हम क्या करेंगे, लेंगे ही लेंगे, और 15% पर एनम की रेट से हम क्या लेंगे, आपसे ब्याज लेंगे। तो चलो ये भी बात समझ में आ गई कि ब्याज कैसे देना है, ब्याज कैसे देना है। वेयर हाउस करवाया था तो डेफिशिएंसी जो भी निकली 40,000, उसका एक और 80,000 का बॉन्ड दे दो, उसका एक 80,000 का बॉन्ड क्या कर दो, और दे दो। चलो और बनाते हैं, मान लीजिए आपकी जो क्या है, प्रोविजनली असेस ड्यूटी है। ओके, मान लीजिए ऐसी स्थिति होती है कि जो प्रोविजनली जो क्या हुई है, असेस्ड हुई है, मान लो वो 1,40,000 हुई है, ठीक है, 1 लाख क्या हुई है, 40,000 हुई है, समझिएगा। वेयर हाउस वाला केस है तो जरूर इसके 3 गुने अमाउंट का बॉन्ड तो रखवा ही लिया होगा, 4,20,000 रुपए का। ओके, डिपार्टमेंट ने कहा भाई ये तो थोड़ा फर्दर इंक्वायरी वाला केस है, कुछ डॉक्यूमेंट और लेकर आओ। ओके, हम लेकर आए, और बाद में उन्होंने क्या करा, उस ड्यूटी को फाइनली वापस से टेस्टिंग की, फर्दर इंक्वायरी के रिजल्ट आने के बाद उन्होंने उसको और असेस करा, और असेस करने पे मालूम पड़ा कि अब तो ड्यूटी मात्र 1 लाख ही है,
1 लाख ही है। तो अब क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा? अगर डेफिशिएंसी है तो ट्वाइस अमाउंट का बॉन्ड दो, लेकिन प्रोविजनली आप ज्यादा बॉन्ड क्या कर चुके हो? दे चुके हो, तो अब बॉन्ड कम नहीं होगा। जो सिक्योरिटी दे दी ना वो वापस नहीं लौटाई जाएगी। आप ये क्लेम नहीं करोगे अरे भाई 1 लाख है तो 1 लाख का 3 गुना तो कितनी होती है? 3 लाख की सिक्योरिटी रखो। ओके 3 लाख की सिक्योरिटी रखो, 1,20,000 की मेरे को सिक्योरिटी वापस लौटाओ। ऐसा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं लौटाएंगे। 4,20,000 की सिक्योरिटी दे दी तो कोई बात नहीं, आपकी ज्यादा सिक्योरिटी हमारे पास में आ गई है तो चिंता किस बात की? आपके तो मन में चोरी नहीं है ना। आप तो क्या करेंगे? वैसे ही जो ड्यूटी बनेगी पे करके लेके जाएंगे गुड्स को। ओके हम उस केस में आपको वापस से बॉन्ड आपको रिटर्न कर देंगे। तो इन्होंने क्या कहा? डेफिशिएंसी आई तो ट्वाइस अमाउंट का क्या लेंगे? और बॉन्ड लेंगे। लेकिन अगर क्या हुई? प्रोविजनली बॉन्ड हमने ज्यादा दे दिया था, तो ऐसी स्थिति में अब वो बॉन्ड की सिक्योरिटी क्या नहीं होगी? कम नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कम नहीं होगी। तो आइए वो भी हमने आपके लिए जूस निकाल लिया। अच्छा अगर ये वेयर हाउस वाला केस ना होता और 1,40,000 की ड्यूटी हम क्या कर चुके होते? पेड होती, ड्यूटी पेड। अब चाहे वो इंपोर्ट की होती चाहे वो एक्सपोर्ट की होती, मान लो एक्सपोर्ट की इंपोर्ट की जो मानना है, और बाद में टेस्टिंग वेस्टिंग का रिजल्ट आने के बाद में मालूम पड़ा कि भाई ड्यूटी तो कितनी पेबल थी? ड्यूटी जो आपकी क्या थी? पेबल थी। वो तो मात्र कितनी पेबल थी? 1 लाख की पेबल थी। अभी आपने 40,000 ज्यादा ड्यूटी का क्या कर दिया? पे कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हकदार किसके बनोगे? रिफंड के। अब सवाल ये है रिफंड के बनेंगे, रिफंड भी ब्याज सहित दोगे क्या? क्योंकि ब्याज सहित तो आपने लिया था 15%, तो क्या मुझको भी ब्याज सहित क्या करोगे? रिफंड दोगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा लॉ पढ़ लो। लॉ पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि जब हमने आपसे ब्याज लिया था 15% वाला, तो वो कब से लिया था? जब प्रोविजनली असेसमेंट हुआ उसी महीने की पहली तारीख से लिया। अभी हम आपको क्या दे रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं। तो देख लो रेट क्या होगी और कब से ब्याज देने वाला है, ताकि न्यूमेरिकल आ जाए तो हम उसको बिल्कुल करेक्टली 100% क्या कर सके? सही सॉल्व कर सके। उसके लिए ये लॉ का ज्ञान लो। और लॉ का ज्ञान इसके अंदर यह है कि भाई रिफंड तो बना, लेकिन अगर उन्होंने रिफंड 3 महीने में नहीं दिया, अब 3 महीने कब से होगा? अब फाइनली असेस्ड होगा तभी तो क्या होगा? रिफंड भी होगा। अरे भाई ड्यूटी फाइनली असेस्ड हो जाएगी तभी तो मालूम पड़ा कि प्रोविजनली ज्यादा पे कर दी थी, फाइनली तो 1 लाख बन रही है, तभी तो रिफंड की सिचुएशन आएगी। अगर हमने आपको 3 महीने में रिफंड नहीं दिया, 3 महीने में नहीं दिया, 3 महीने में दे दिया, बात ही खत्म, तो कोई ब्याज की बात ही नहीं आएगी। ओके कोई ब्याज की बात नहीं आएगी। कब से 3 महीने? जब ड्यूटी क्या हुई? फाइनली असेस्ड हुई। लेना था तो कब से ले लिया? इन्होंने लेना था तो लिया भी 15 से, और कब से लिया? प्रोविजनल की ही पहली तारीख से। और अब क्या बोल रहे हैं? फाइनल हो गया, उसके भी 3 महीने में अगर आपको लौट के नहीं मिली आपकी एक्सेस ड्यूटी, ओके नहीं मिली, कब से? जो डेट ऑफ क्या हुई थी? फाइनली जो भी असेसमेंट हुआ था, तो फिर वो क्या होगा? ब्याज देंगे हम आपको। क्या देंगे? हम आपको ब्याज देंगे 6% किससे? पर एनम से। लेकिन कब से देंगे? 3 महीने के बाद से ब्याज का मीटर चालू होगा। मतलब फाइनल ये प्रोविजनल हुआ, ज्यादा पे करी, प्रोविजनल से लेकर जब तक क्या हुआ? फाइनल हुआ। समझिए बात को। जब से प्रोविजनल, ये तो कौन सी ड्यूटी पे थी? आपकी प्रोविजनल पे थी। प्रोविजनल क्या थी? पेड थी। तो प्रोविजनल से लेकर फाइनल जब तक हुआ, इस समय तक का तो कोई ब्याज है ही नहीं। लॉ ने कहा इस समय तक का ब्याज लेने का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। ओके तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब फाइनली क्या हो गई? असेस्ड हो गई है, फाइनली असेस्ड हो गई है, तो इसके भी अप टू कितने तक? 3 मंथ्स तक तो कोई ब्याज नहीं है। इसके भी 3 मंथ्स तक क्या नहीं है? नो इंटरेस्ट। ओके मतलब प्रोविजनल से लेकर जब तक फाइनल हुआ तब तक का भी कोई ब्याज नहीं देंगे, और उसके अगले 3 महीने तक का भी कोई ब्याज नहीं देंगे। अब अगर नहीं मिला 3 महीने तक तो ब्याज देंगे, लेकिन कब से देंगे? आफ्टर 3 मंथ से देंगे। आफ्टर 3 मंथ से देंगे। और कब तक देंगे? जब तक आपको रिफंड नहीं मिल जाता तब तक हम आपको क्या देंगे? ब्याज देंगे। तो मतलब लेते समय इनकी नियत थी 15% पर एनम वाली, और वही ब्याज हमको जब देना हुआ तो नियत बदल के उन्होंने कर लिया 6% पर एनम वाली। जब उनको हमसे लेना था तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट डे ऑफ कौन सा मंथ कौन सा? जिसमें प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, जिसमें क्या हुआ? ड्यूटी क्या हुई है? प्रोविजनली असेस्ड हुई। जिस महीने में ड्यूटी क्या हुई है? प्रोविजनली क्या हुई है? असेस्ड हुई है। ओके उसी महीने की पहली तारीख से ब्याज का मीटर क्या होगा? चालू होगा, टिल पेड तक चलेगा। लेकिन यही रिफंड होगा। तो सुनिएगा, आपने जब भी ड्यूटी आपकी प्रोविजनली क्या हुई थी? असेस्ड हुई थी, प्रोविजनली पेड हुई। प्रोविजनल पेड से लेकर टिल कौन सा? जो फाइनली क्या हुई? असेस्ड हुई। जब तक क्या हुई? असेस्ड हुई। तो इस समय तक का तो कोई भी क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। इस समय तक का लॉ ने कहा इस समय तक का तो लॉ कोई भी आपको क्या नहीं देगा? इंटरेस्ट नहीं देगा। अच्छा फाइनली असेस्ड होने के भी अप टू कितने तक? 3 मंथ्स तक भी नहीं मिला आपको आपका रिफंड, तो 3 मंथ्स तक का भी हम आपको कोई क्या नहीं देंगे? ब्याज नहीं देंगे। अब अगर 3 महीने पे नहीं मिला तो आफ्टर 3 मंथ्स क्या करेंगे? ब्याज का मीटर क्या करेंगे? चालू करेंगे। और वो चलता कब तक रहेगा? ऑब्वियसली बात है वो चलेगा तो कब तक चलेगा? टिल पेड तक ही चलेगा। चलेगा तो कौन सा चलेगा? टिल क्या चलेगा? पेड तक ही क्या चलेगा? ब्याज का मीटर चलेगा। रेट भी क्या होगी? 6% वाली ही रेट होगी, और उसी रेट से आपका ब्याज का मीटर क्या होगा? चलेगा। ठीक है बात समझ में आई? ये वाली स्टूडेंट बात समझ में आई? ओके नाउ इसके बाद में अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट करते हैं, इसी के अंदर नेक्स्ट करते हैं। तो सुनिएगा, देखिए अभी हमने क्या करा था? अभी प्रोविजनल असेसमेंट कर रहे थे ना अपन। तो प्रोविजनल असेसमेंट हुआ। प्रोविजनल असेसमेंट 4 केसेस के अंदर होता है, और प्रोविजनल असेसमेंट के केस में भी फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री रिक्वायर्ड होती है, फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल भी क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। यही तय हुआ था। प्रोविजनल असेसमेंट के केस में डिपार्टमेंट जितना तय करता है, सिक्योरिटी बॉन्ड भी क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। बाद में ड्यूटी फाइनली असेस्ड होती है। अगर गुड्स को होम कंजम्पशन में क्लियरेंस कराया और डेफिशिएंसी है, ब्याज सहित देना पड़ता है। 15% की रेट थी। ब्याज का मीटर महीने की पहली तारीख से ही क्या होता है? चालू हो जाता है। प्रोविजनल असेसमेंट जब हुआ था, और अगर आपने वेयर हाउस कराया था तो आपको ट्वाइस ड्यूटी बॉन्ड और क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अगर ड्यूटी डेफिशिएंसी नहीं है, एक्सेस पेड है, तो उसका रिफंड होगा। अगर फाइनली असेस्ड के भी 3 महीने तक रिफंड नहीं होता है, फाइनली असेस्ड के भी 3 महीने तक रिफंड नहीं होता है, तो फिर वो रिफंड भी किसके साथ होगा? 6% पर एनम की रेट से क्या होगा? ब्याज के साथ होगा। 6% पर एनम की रेट के किसके साथ होगा? ब्याज के साथ होगा। वही हमने यहां पर देखा था कि क्या हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। और अब सुनिएगा, देखिए बात यहां पर यह है, जो हम पढ़ रहे हैं ना कस्टम एक्ट 1962, ये इनडायरेक्ट टैक्स है।
और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर कभी भी रिफंड होता है तो वो रिफंड आपको इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसका बर्डन हम अगले पर्सन पे शिफ्ट कर चुके होते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैंने आपसे फीस चार्ज करी, ओके, और अपनी फीस कितनी है अभी 11,000 अपनी फीस है, ठीक है ना। अभी इसको अपन 10,000 समझ लेते हैं, अपन इसको फीस कितना समझ लेते हैं 10,000 समझ लिया, तो अपनी आईडीटी की फीस कितनी है 10,000 रुपीज है, और उस पर अपन 18% क्या ले रहे हैं जीएसटी ले रहे हैं, मतलब 1,800 रुपए का जीएसटी। तो ऐसे करके आप हर एक स्टूडेंट से 11,800 रुपए हमने ले लिए, 1,800 रुपए एज जीएसटी की तरह क्या कर दिए, जमा करा दिए। ओके, अभी मान लीजिए, अभी ठीक है ना, अभी जीएसटी पढ़ा रहा हूं लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कि ना 18% रेट ही नहीं है, और मान लेते हैं कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया और सरकार को लगा कि ये तो आप बहुत अच्छा एजुकेशनल रिलीफ वाला काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हर प्रोफेशन वाले कमा रहे हैं, बिजनेस वाला भी कमा रहा है, कमा रहा तो डायग्नोसिस सेंटर वाला भी है ना, फिर भी तो उसे आपने एग्जाम्प्ट करा है, ठीक है, कमा तो वो भी रहे हैं, फिर भी आपने क्या करा है, एग्जाम तो किया ही है ना। रेलवे वाले भी कमा रहे हैं, तभी तो रेलवे वाले कमा रहे हैं, फिर भी आपने जनरल क्लास को, स्लीपर क्लास को एग्जाम किया ही है ना। तो ये बात तो आप कह नहीं सकते कि कमा रहे हो इसलिए जीएसटी होगा, जो लोग दूसरे कमा रहे हैं उनको भी एग्जाम करा, तो सरकार ने कहा आप भी कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके किए गए काम से, ठीक है ना, क्या हो रहा है, देश का डेवलपमेंट हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, दिया जाएगा लोगों को, और लोग ज्यादा क्या होंगे, शिक्षित होंगे, ऐसा बोल बुला के उन्होंने कहा कि नहीं 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 लेना जीएसटी, पर नहीं मालूम था, ले लिया अभी हमने आपसे जीएसटी और जमा करा दिया। अभी जब अंदाजा हुआ कि नहीं इस पे जीएसटी नहीं है, तो हमने कहा भाई ज्यादा तो पे कर चुके हैं, रिफंड के तो हकदार हैं। तो अब यहां पर देखिए लॉ का भी कितना अच्छा कहना होगा, देखिए रिफंड के हकदार हैं, पर आप कहां हैं, ये आपने कहां बियर करा, आपने तो 1,800 रुपए का भार इनडायरेक्ट टैक्स होने की वजह से आपने अपने स्टूडेंट पे दे दिया था। ओके, तो दूसरों की जेब से पे किए गए का रिफंड हम आपको दे दें तो इसे तो हम अनजस्ट एनरिचमेंट कहेंगे ना, किसी और की पॉकेट का एक्सपेंस पे उस पे आपको क्या कर दें, रिफंड हो, तो उसे तो हम क्या बोलेंगे, अनजस्ट एनरिचमेंट बोलेंगे। यही तो होता है अनजस्ट क्या होना, एनरिचमेंट होना। ओके, जस्ट मतलब ईमानदार, अनजस्ट उसका अपोजिट हो गया। ओके, तो उसे हम अनजस्ट एनरिचमेंट होगा, तो ऐसी स्थिति में रिफंड के हकदार आप तो नहीं हो। तो अब यहां से सवाल क्या हुआ, अराइज हुआ कि फिर वो कौन से केसेस होंगे जहां रिफंड के हकदार हम खुद होंगे और वहां पर रिफंड हमको मिल जाएंगे, क्योंकि अगर हम रिफंड के हकदार नहीं है तो बात समझ में आती है, तो फिर रिफंड कहां जाना होगा, तो रिफंड को जाना होगा किसमें, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाना होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में रिफंड को कहां जाना होगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड का होना होगा। ओके, ठीक है, लेकिन वो कौन से केसेस होंगे जहां रिफंड भी क्या होगा, हमारी जेब में आएगा। तो लॉ का कहना है कि ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो आज रिफंड आपकी जेब में क्यों नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो 1,800 रुपए आपकी जेब से नहीं आए हैं, वो किसी और की जेब से आए हैं। तो किसी और की पॉकेट में से आए हुए का आपकी पॉकेट में चले जाए, ये तो अनजस्ट हुआ, इसलिए आपको नहीं दे रहे हैं। आपका ये पूछना है कि कब हमको दे दोगे, तो हमारा बताना बहुत आसान है, जब कल आपकी पॉकेट से आया हुआ होगा तो हम क्या कर देंगे, आप ही को दे देंगे, हम क्या कर देंगे, आप ही को दे देंगे। अब बस ये तय कर लेते हैं कि वो कब आपकी पॉकेट से आया हुआ है, या फिर आपकी पॉकेट से जो आया उसका भार आपके दूसरे पर्सन पे नहीं गया, तो वो केस जो होंगे वहां रिफंड के हकदार क्या होंगे, वास्तव में आप होंगे, तो आपको दिया जाएगा वो रिफंड। कंज्यूमर वेलफेयर फंड मतलब बोले तो फंड में नहीं जाएगा, वो आप ही की जेब में जाएगा, नहीं तो फंड की जेब में जाता है रिफंड तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के। ओके, और कस्टम बिंग कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि वो रिफंड के हकदार आप कौन हो, कब होंगे, और आपको मालूम है वो हकदार आप तभी होंगे जब वो आपकी जेब से गया होगा। ओके, तो बहुत ही क्या है, सिंपल है। वैसे तो जो भी रिफंडेबल होता है, ये ब्याज व्याज से सब रिफंडेबल कहां जाना है, फंड के अंदर ही जाना है। हालांकि बोल रहे हैं इंस्टीड ऑफ किसमें, फंड में क्रेडिट करने की बजाय हम इंपोर्टर एक्सपोर्टर को उसका रिफंड दे देंगे। सुन लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिफंड प्रोविजनल असेसमेंट के केस में फंड में नहीं जाके आपकी जेब में कौन कौन से केसेस में आएगा, तो उसका जवाब क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा जवाब होगा। और पहला जवाब ये देंगे जब उसका भार आपने किसी और अगले पर्सन पे, अदर पर्सन पे, उसका इंसिडेंस, उसका बर्डन आपने क्या नहीं करा होगा, पास ऑन नहीं करा होगा। तो सुनिए, नॉट पास, इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने क्या नहीं करा, पास नहीं करा। क्या इंसिडेंस, किस चीज का, ड्यूटी का, कौन सी ड्यूटी, जो रिफंड बन रहा है ना उसका इंसिडेंस आपने क्या नहीं करा है, पास नहीं करा है, किस पे, अदर पर्सन पे। बहुत ही सिंपल, इसका मतलब वो आपकी जेब से आया हुआ है तो आपकी जेब में वापस लौट के आ जाएगा। बात समझ में? दूसरा केस, ओके, अगर आपने इंपोर्ट करा और किसके लिए, इंडिविजुअल का पर्सनल यूज के लिए। देखिए पर्सनल यूज हमेशा इंडिविजुअल का होता है, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है तो उसका कभी भी पर्सनल यूज नहीं हो सकता। फर्म नेचुरल पर्सन नहीं है इसलिए उसका क्या नहीं हो सकता, पर्सनल यूज नहीं हो सकता। पर्सनल यूज सिर्फ नेचुरल पर्सन का हो सकता है। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं, इंडिविजुअल। तो अभी जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर ने, ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया से एक फरारी, ठीक है ना, फरारी कार क्या करी है, इंपोर्ट करी। ओके, और उस पे एक्सेस ड्यूटी, प्रोविजनली एक्सेस ड्यूटी क्या कर दी, पे कर दी। किन्हीं रीजन की वजह से डिपार्टमेंट कह रहा था इस फरारी का जो क्या है असेसमेंट है हमारे लिए बड़ा नया नया है, तो हमें थोड़ा सा कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा। तेंदुलकर साहब ने कहा कि ले लीजिए आप समय और मेरे को प्रोविजनली इसकी डिलीवरी दे दीजिए। प्रोविजनल असेस ड्यूटी पे कर दी और डिपार्टमेंट को सेफगार्ड करने के लिए बॉन्ड भी दे दिया। बाद में जाके ड्यूटी फाइनली असेस हुई और डिपार्टमेंट को अंदाजा हुआ कि फाइनली असेस ड्यूटी कम है, ठीक है ना। अब यहां पर जो क्या है, प्रोविजनल असेस ड्यूटी ज्यादा ले ली। किससे ली, सचिन तेंदुलकर से। सचिन तेंदुलकर ने कार किसके लिए मंगाई थी, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस ड्यूटी का जो भार था कहां से गया था, खुद की जेब से। तो अब अगर रिफंड जो आएगा किनकी, उन्हीं की जेब में आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई गुड्स आप अपने पर्सनल यूज के लिए इंडिया में इंपोर्ट करते हो, इंडिविजुअल पर्सनल यूज के लिए, तो ये तय है। मतलब क्या है, पहले कान सीधा ऐसे पकड़ा, फिर उसी बात को कान को क्या पकड़ा, ऐसे पकड़ा। मतलब पहले क्या बोले, इंसिडेंस पास ऑन नहीं हो। दूसरा केस बताया जहां इंसिडेंस पास ऑन होता ही नहीं है, तो बात तो वही निकली ना, बात क्या निकली, वही निकली।
तीसरा, रिफंड बायर को दे देंगे। पहले दोनों केस में किसको, पहले वाले केस इंपोर्टर एक्सपोर्टर को दिया था, दूसरा वाला केस इंपोर्टर का था वाला था। अब क्या बोल रहे हैं, बायर को भी दे देंगे हम, तो रिफंड बायर को भी दे देंगे। बायर को भी का मतलब नहीं कैसे इंपोर्टर और बायर दोनों को देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि दोनों को देंगे। क्या बोल रहे हैं हम, बायर को भी क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे, इंपोर्टर को नहीं देंगे। अगर उसने इंसिडेंस क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया, बायर आके बता दे कि उसका इंसिडेंस तो इंपोर्टर ने उस पे पास ऑन कर चुका है, ओके, और अब उसकी जेब से क्या ली गई थी, जो रिफंड बन रही ड्यूटी उसकी जेब से ली गई थी। तो अगर बायर ये कह दे कि उसने आगे पास ऑन नहीं करा है इंसिडेंस, ओके, उसने आगे पास नहीं करा है, तो रिफंड क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा। रिफंड क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा। भाई इंपोर्टर ने फेरारी इंपोर्ट करी लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, ओके, उसने आगे फर्दर सेल कर दी, और जब सेल करी तो उसने इंपोर्ट ड्यूटी भी बायर से वसूल कर ली। अब बायर ने उसको अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी, तो अब बायर का क्या कहना है कि सब इंपोर्टर को तो आप रिफंड देना नहीं, क्योंकि उसने उसका इंसिडेंस तो मेरे पे पास ऑन कर दिया, और मेरे को इसलिए दे देना क्योंकि मैंने तो पर्सनल यूज के लिए मंगाई थी, तो मैं इंसिडेंस कहां से पास ऑन करता, तो मेरे को दे दो। तो घूम फिर के बात क्या हो रही है, सब वही बन रही है, अलग अलग वे में बोलने के लिए, पर बोलनी पड़ती है बात, क्यों, क्योंकि नंबर लेने हैं ना, हमको हर बात बतानी पड़ेगी कि ये वो केसेस हैं जहां हमको क्या मिलेगा, रिफंड मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू क्या है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ओके। अच्छा, नया जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये एक्सपोर्ट वाला केस। भाई एक तो था ना इंपोर्ट में आपने पर्सनल यूज वाला, तो वो इंपोर्ट वाला का ही था, अब ये प्योरली एक्सपोर्ट वाले का अंडर सेक्शन 26। अभी सवाल यही है कि 26 में रिफंड आपको मिलेगा क्या, ऐसे पूछते हैं तो हम बोलेंगे हाँ। अब क्वेश्चन ये 26 का रिफंड होता क्या है, वैसे तो हम सेक्शन 26 पढ़ने वाली है, लेकिन देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपने गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट करा, सुनिए, आपने गुड्स इंडिया से क्या करा, एक्सपोर्ट करा, हुआ एक्सपोर्ट, ओके। नॉर्मली क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट पेबल नहीं होती है, जी हाँ, नॉर्मली एक्सपोर्ट ड्यूटी पेबल नहीं होती है एज ए एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, क्योंकि उससे फॉरेन करेंसी का लाभ होता है हमारे देश को, ओके, और हमारी देश का पर्पस जब पूरा होता है तो वो हमको भी लॉलीपॉप तो देंगे ना, इंसेंटिव्स, तो इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लेते हैं, अच्छी बात है, नहीं लेते। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सब जगह नहीं लेते, तो जहां लेते हैं वो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करके अपन ने एक्सपोर्ट कर दिया। अभी भाई जैसी अपनी देश की क्या है टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, तो ये बात तो बनती है कि हो सकता है कल वो माल रिजेक्ट होके भी आ जाए। अच्छा चलो, रिजेक्ट होके नहीं आया, मान लो डिफेक्टिव चला गया था, ओके, या फिर जैसा उसने मंगाया था अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नहीं गया, तो माल तो वापस से आ जाएगा, वापस से रिटर्न होके आ जाएगा, रिजेक्ट होके आ जाएगा, डिफेक्टिव वाला रिटर्न हो जाएगा वो तो, ओके। बात समझ में आई वाली आपके, बात समझ में आई ना आपके, चलो बात समझ में। अच्छा, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंडिया से बाहर लेके जाना, हमने अप्रूवल पे भेजा, भाई क्या भेजा, अप्रूवल पे, तो कस्टम लॉ क्या बोला, आपने किस लिए भेजा, ये कौन पूछ रहा है आपसे, क्या बाहर जाएगा और टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया जाएगा, हमने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा ये एक्सपोर्ट गुड्स है, एक्सपोर्ट गुड्स लाओगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करो, कर दी। अब उसकी अप्रूवल नहीं मिली, वहां जाने के बाद सामने वाले ने उसकी अप्रूवल नहीं दी, तो वापस से माल क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो अब यहाँ एक्सपोर्टर का कहना है कि जो सब मैंने दे दी थी ना, तो थोड़ा सा कृपया करें कि वापस से मुझको क्या दे दें, वो दे दें। तो लॉ ने का बिल्कुल दे देंगे, आप ही से ली थी, अगर हम आप ही को दें तो इसमें दिक्कत क्या है, इसे फंड में डालने की जरूरत ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं सेक्शन कौन सा, 26। तो ये 26 की आपको सिर्फ ना फीलिंग्स दे दी थी, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आपको सेक्शन 26 सिखा दिया, ओके, क्योंकि जब सेक्शन आएगा तो लॉ तो ये भी तय करेगा कि कितने समय में वापस से आ जाना चाहिए, तो ही हम आपको क्या देंगे, रिफंड देंगे। तो ऐसी बातें तो सेक्शन 26 पढ़ते समय ही करें तो अच्छी लगती है, लेकिन अभी हमको ये क्वेश्चन तो तैयार करना है ना कि वो कौन से केसेस हैं जहां प्रोविजनल असेसमेंट का रिफंड इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू फंड इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को ही क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो बताना पड़ेगा ना वो, तो उसमें बताएंगे सेक्शन 26 में अगर रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो वो एक्सपोर्टर की ही जेब में जाएगी। लास्ट है सेक्शन 74 और 75 ड्यूटी ड्रॉबैक का। अब भाई जैसे कि हमारा भेजा हुआ माल क्या हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, तो ऐसे में इंपोर्ट वाला माल भी तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूवल पे मंगाया हुआ माल हम क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, अप्रूवल ना दें, ओके। तो ऐसी स्थिति में समझिए क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ, ठीक है ना, होम कंजम्पशन में क्लियरेंस कराया, अभी आप अप्रूवल दोगे या नहीं दोगे, कस्टम लॉ कहता है हमको इसकी नहीं पड़ी है, क्लियरेंस कराओगे तो आप इंपोर्ट ड्यूटी पे करोगे, पे कर दी, पे करने के बाद लेके गए तो अब अंदाजा हुआ कि तो माल डिफेक्टिव है, जैसा ऑर्डर था वैसा नहीं है, शिपमेंट सही तरह का नहीं है, डैमेज गुड्स हैं, डिफेक्टिव क्या है, गुड्स हैं, तो आपने वो माल रिजेक्ट कर दिए, वापस से भिजवा दिया आपने। तो जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट हुआ माल वापस लौट के आया था, तो इंपोर्ट हुआ माल वापस लौटा दिया। तो एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट ड्यूटी जो पे करी थी उसका रिफंड दिया था, तो इंपोर्टर का कहना यही है कि देखो माल तो मैंने आगे बेचा नहीं, मैं क्लियर करा के गया था, ये बात सही है, इंपोर्ट ड्यूटी देके गया था, ये आपको मालूम है, अगर वही माल मैं वापस से लाके क्या करता हूं, वापस भेज देता हूं, तो इंपोर्ट ड्यूटी का अगर मेरे को रिफंड दे तो इसमें दिक्कत क्या है। तो लॉ ने का बस यही है, सेक्शन 74 और सेक्शन 75 किसके हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक है, ड्यूटी ड्रॉबैक है। तो ये 5 केसेस ऐसे हैं जहां रिफंड इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू क्या, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, शैल भी क्या हो जाएगा, ग्रांटेड कर दिया जाएगा, शैल भी रिफंडेड हो जाएगा टू दी किसको, इंपोर्टर एक्सपोर्टर एज द केस में भी जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहां हमने क्या कर लिया, इसके साथ हमने सेक्शन 18 क्या कर लिया, प्रोविजनल असेसमेंट पूरा कर लिया। सेक्शन 18 से हमने क्या कर लिया, प्रोविजनल असेसमेंट पूरा कर लिया, है ना, बात समझ में आई। तो आज की क्लास का अब हम लास्ट सेक्शन कर रहे हैं, सेक्शन 19। अभी सेक्शन 18 पढ़ा तो उसमें कई बातों से लगा ना कि क्वेश्चन बन सकते हैं, ब्याज कम भी बन सकता है, लेने वाला देने वाला, ओके, वो 40,000 का डेफिशिएंसी वाला वेयर हाउस के केस में बोलो कितना बॉन्ड दोगे, तो वो भी क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे कि नहीं करोगे वो भी बन सकता है। प्रोविजनल असेसमेंट कब होगा बताइए, वो भी बन सकता है। रिफंड कब आपको मिलेगा वो भी क्या हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, पहले कहा था। उसी तरह से बता रहा हूं, अगला सेक्शन जो हम 19 कर रहे हैं, आज की क्लास का लास्ट सेक्शन कर रहे हैं, इसको लेके बिल्कुल न्यूमेरिकल बनने के बिल्कुल पॉसिबिलिटी है हमारे अटेम्प्ट में। पहले भी इसको लेके क्या है, क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन किसी भी तरीके से टफ नहीं था, नहीं हो पाया अगर हम स्टूडेंट से, तो इसका मतलब था
कि हमें सिर्फ रीडिंग हुई, हमें कोई अच्छे तरीके से उसकी समझ नहीं थी। अदरवाइज सेक्शन तो ऐसा है, समझ होना तो न्यूमेरिकल आएगा तो वो तो सही होना ही होना है और सही होना ही चाहिए, और नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग तो हुई नहीं है। अब वो समझाने में कमी रह गई है या फिर समझने में कमी रह गई है, पर कमी तो रही है ना भाई। कमी दो जगह हो सकती है, एक तो आपके समझने में रह सकती है, आपके समझने में कमी रह सकती है, और दूसरा एक बिल्कुल रीजन हो सकता है कि अच्छे तरीके से नहीं समझा पाए, अलग अलग केसेस बना के नहीं बता पाए, क्वेश्चन नहीं बना पाए, तो आप आंसर के लिए प्रिपेयर नहीं हो सके। ओके, वो भी हो सकता है। वो अब नहीं करना है ना हमको नहीं करना। हम क्या चाहते हैं, जो भी पढ़े उसको लेके जैसा भी क्या है क्वेश्चन है वो तो क्या हो सही हो, और पढ़ना तो वैसे सारा ही है, जो भी क्या पढ़े सारी पढ़ेंगे। तो आइए अब हम सेक्शन 19 पे क्या करते हैं, बढ़ते हैं। पहले सेक्शन 19 की प्रॉब्लम समझ लेते हैं, लॉ का जूस निकाल के उसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं, फिर ये भी देख लेंगे कैसा आ चुका है और क्या आ सकता है इसको लेके। तो आइए हम बढ़ते हैं सेक्शन किसमें, 19 को लेके। देखो सेक्शन 19 की समस्या है, और समस्या सेक्शन 19 की नहीं है, समस्या डिपार्टमेंट की है। ओके, और समस्या डिपार्टमेंट की आपने ही पैदा करी है उनके सामने। अभी क्या पैदा करी है, ध्यान से सुनिए। देखो सोप है ना, सोप मतलब साबुन की इंपोर्ट करो तो इसकी एक रेट ऑफ ड्यूटी होगी नहीं होगी? आप बोलोगे होगी, बोलो ना होगी। हाँ जी होगी। कहाँ होगी, बोलो कहाँ होगी? तो इंपोर्ट टैरिफ में होगी, ठीक है ना। बोलो इंपोर्ट टैरिफ में जाके देख लो, वहां पर रेट दी होगी, साबुन नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन, जो भी साबुन है, बेबी सोप है, कोई भी सोप है, ठीक है ना, वहां जाके होगी रेट, पता कर लो। चलो यही कहा आपने। अच्छा अगला हेयर ऑयल है ना, हेयर ऑयल की रेट ऑफ ड्यूटी काम क्या होगी? तो वापिस सही जवाब दो कि इंपोर्ट टैरिफ में जाके पता कर लो साहब। ऐसे हर एक गुड्स के लाखों गुड्स की रेट थोड़ी ध्यान होती है, पर चलो रेट नहीं पूछ रहा हूं मैं, तरीका पूछ रहा हूं। तो आपका भी सही कहना है कि पता कर लो कहां से, इंपोर्ट टैरिफ से जाके। चलो कॉम्ब है, कॉम्ब अब मैं बार बार नहीं करता, मैं ऐसे कॉम्ब है, फेस वॉश है आपका, ठीक है ना, फेस क्या है, क्रीम है, हेयर जेल है आपका। आ रही है ना बात समझ में वाली आपके? ये सारे प्रोडक्ट हैं। अब इन सब की रेट वापस नहीं पूछूंगा, आप वही कहोगे इंपोर्ट टैरिफ से जाके पता कर लो, मैं तो कर लूंगा। लेकिन क्या है समस्या, हमारे इंपोर्टर ने ये खड़ी कर दी कि उस इन सभी को, सोप को, ठीक है ना, हेयर जेल को, फेस वॉश को, फेस किसको, क्रीम को, हेयर जो भी क्या हो गया, कॉम्ब हो चुका है, इन सभी को एक डब्बे में एक ऐसा हैम्पर बना के इंडिया में इंपोर्ट करा। डिपार्टमेंट ने कहा हमें कोई तकलीफ नहीं होती। सुनो डिपार्टमेंट की बात, डिपार्टमेंट बोल रहा है हमें कोई तकलीफ नहीं होती अगर टैरिफ में ऐसा हैम्पर की भी रेट होती। टैरिफ में अगर ऐसे हैम्पर की भी रेट होती जिसमें बोलता कि साबुन है, कॉम्ब है, हेयर वॉश है, हेयर ऑयल है, फलाना है, डिमाका है, तो हमें क्या प्रॉब्लम थी, हम कर देते। लेकिन आप हमारी समस्या समझें। ओके, ऐसे पूरे सेट की कोई रेट नहीं है। अब हम असेसमेंट कैसे करें? और हमारा रहने दो। अब आप ही सेल्फ कैसे करोगे? आप जब बिल ऑफ एंट्री क्या करोगे, फाइल करोगे, मान लो होम कंजम्पशन वाली या फिर वेयर हाउसिंग वाली, ठीक है ना, होम कंजम्पशन में ड्यूटी पे करने के लिए आओगे और वेयर हाउसिंग में जब थ्राइस ड्यूटी बॉन्ड देने आओगे, तो आप ईमानदारी से बताओ सेल्फ असेस करोगे कैसे कर लोगे आप? सबकी रेट अलग अलग है। ओके, और ऐसे हेम्पर की टैरिफ में रेट है ही नहीं, मिलेगी नहीं आपको, ठीक है ना, क्या करोगे? तो ये हमारी नहीं आपकी भी सेल्फ असेसमेंट करने में क्या समस्या है? आपके भी सेल्फ असेसमेंट करने में क्या है समस्या है? आ रही बात समझ में? तो ऐसी परिस्थिति को कैसे टेकल करा जाए और ऐसी समस्या भविष्य में आगे ना हो। डिपार्टमेंट का क्या कहना है, रोज रोज ऐसी समस्या नहीं देखनी हमको, कुछ ऐसा हमको चाहिए कि आगे ऐसी समस्या ना हो। तो उसके लिए लॉ में क्या व्यवस्था है, उसका सेक्शन कौन सा है, 19 है। उसका सेक्शन कौन सा है, 19 है। तो आइए सेक्शन 19 की तरफ बढ़ते हैं और ऐसी समस्या का सॉल्यूशन का आनंद उठाते हैं और समझते हैं कि अगर ऐसा प्रैक्टिकल होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा। और सिर्फ रीडिंग नहीं, उसका हम जूस निकालेंगे, जूस निकालेंगे, क्वेश्चन बना के और उसका सॉल्यूशन समझेंगे। आइए अब हम आते हैं सेक्शन किस पे, 19 पे। देखिए जैसे कि हेडिंग क्या है, सेक्शन 19 क्या, उस समस्या का समाधान है जहां पर सेट ऑफ क्या आर्टिकल लाइबल टू डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटी। तो क्या है, फोकस कर लो किस पे, गुड्स कंसिस्ट ऑफ क्या है, आर्टिकल्स, डिफरेंट आर्टिकल्स का सेट है। डिफरेंट आर्टिकल का क्या सेट है, यही तो हमारी समस्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वैसी समस्या का समाधान सुनो। ये बोलते हैं कि अगर वो जितने भी आर्टिकल्स, उसमें जितने भी क्या है आर्टिकल्स हैं, अगर सभी पे ड्यूटी क्वांटिटी बेस लगती है, जीएसटी लॉ नहीं है ना, जीएसटी में हमेशा वैल्यू बेस लगती है, आ रही है ना बात समझ में? चार्जिंग सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 ने कहा ही था, ओके बढ़ती कह दिया था कि ये जीएसटी लॉ है, अर्लियर लॉ जैसा नहीं है, सेंट्रल एक्सेस जैसा नहीं है, यहाँ हमेशा वैल्यू बेसिस लगेगी, ठीक है। पर ये तो कस्टम लॉ है ना, ये कस्टम लॉ है। और आपको ध्यान है लास्ट क्लास से 15 में क्या बताया था कि किस दिन की रेट लेते हैं, और रेट का मतलब परसेंटेज वाली नहीं, क्वांटिटी बेस भी लग सकती है, वेट के बेसिस पे भी लग सकती है। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि अगर सभी पे आर्टिकल्स मतलब सारे आर्टिकल्स, सभी पे क्वांटिटी बेस क्या लगती हो, ड्यूटी लगती हो, मतलब ड्यूटी हो 5 रुपए साबुन, 5 रुपीज की क्या है पर ड्यूटी बन रही है किस पे, सोप पे। ऐसा हमको मानने का है, हमको क्या करने का, ऐसा मानने का है। तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सोप कर लो, नंबर ऑफ सोप। क्या दिक्कत हो रही है आपको ऐसे असेसमेंट करने में? ये तो सेल्फ असेस भी कर लोगे आप तो, आपको तो मालूम है ना कि आपने जो हैम्पर मंगाया उसमें कितनी सोप्स हैं। ओके, मान लीजिए 1 रुपी क्या है, 1 रुपी ड्यूटी बनती है किस पे, 1 ड्यूटी बनती है किस पे, कॉम पे। ओके, तो नंबर ऑफ कॉम देख लीजिएगा कितने हैं। अच्छा, 2 रुपए क्या बन रही है, ड्यूटी बन रही है, 2 रुपीज क्या बनती है, ड्यूटी बनती है, अभी बन रही है 2 रुपीज ड्यूटी बन रही है किस पे, हेयर जेल पे। तो क्या दिक्कत आ रही है, अगर सभी पे क्या बन रही है, मैं पहली बार सभी की कर रहा हूं ना। ओके, तो सभी पे अगर ऐसे क्वांटिटी बेस्ड ड्यूटी है तो कंप्यूट सेल्फ करने में भी क्या दिक्कत है, और इंपोर्टर को कहना है ओ डिपार्टमेंट प्रॉपर ऑफिसर तुम्हें भी इसका वेरीफाई करने में क्या दिक्कत हो रही है। अजी कहां दिक्कत हो रही है, डॉक्यूमेंट बेस क्या कर लेना, वेरिफिकेशन कर लेना। ओके, एग्जामिनेशन करना तो एग्जामिनेशन कर लेना, इसमें समस्या है ही नहीं, समाधान बड़ा आसान था, हो जाएगा। समस्या आगे बढ़ते हैं।
लॉ ने प्रॉपर ऑफिसर ने कहा समस्या वास्तव में ये नहीं है, और समस्या क्या है, समस्या ये है कि अगर उन पे वैल्यू बेस्ड ड्यूटी लगती हो, सभी पे चौंच मत मारना, अभी चौंच नहीं कि आधों पे क्या लगती है क्वांटिटी बेसिस, आधों पे वैल्यू बेसिस, ओके, ऐसे गरम गरम भी नहीं खाना, जैसे दे रहा हूं वैसे लीजिए। तो अगर सभी पे क्या लगती है, वैल्यू बेसिस ड्यूटी लग रही है, ऐसे प्रैक्टिकली सोचिए दिमाग के अंदर कि सभी पे क्या लगती है, वैल्यू बेसिस लगती है, ओके, और सभी पे एक ही रेट लगती है, सभी पे एक ही रेट है, सभी पे एक ही रेट है, सब पे सेम रेट है। उन्होंने कहा ये सब क्या है, ऐसे आइटम्स हैं, सोप पे भी क्या है एक रेट है, हेयर जेल पे भी एक रेट है, हेयर ऑयल पे भी क्या है एक रेट है, कोल्ड क्रीम है, फेस क्रीम है, सब पे क्या है एक, सब पे एक रेट है। तो अब बोलो सेल्फ असेसमेंट में क्या परेशानी है, क्या आपको वैल्यू मालूम नहीं है कि आपने किस वैल्यू पे इंपोर्ट करा, ओके, नहीं मालूम, मालूम है ना, फिर क्या दिक्कत है, और रेट सब पे एक रेट है, बोलो सेल्फ असेसमेंट में क्या दिक्कत, और आप प्रॉपर ऑफिसर को बोलो कि तुमको उसका वेरिफिकेशन करने में क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ले ड्यूटी, क्या दिक्कत हो रही है। दिक्कत यहां आती है जब सब पे क्या है डिफरेंट डिफरेंट रेट है। अब मत बोलना कि दिक्कत क्या है, दिक्कत है, रेट सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन वैल्यू हमारे पास में एक ही है, किसकी, पूरे हेम्पर की। हमारे पास में वैल्यू पूरे हेम्पर की एक ही वैल्यू है, लेकिन हेम्पर में जो आर्टिकल्स है ना, उन सभी आर्टिकल्स पे डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ क्या है, ड्यूटी है, डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटी है। लगती सब पे वैल्यू बेसिस है, लगती सब पे कौन सी वैल्यू बेसिस, वैल्यू के 2 पॉइंट बनाए हैं, सेम रेट लगती है, कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट भी करना होगा तो हो जाएगा, वेरिफिकेशन भी बहुत ही आसानी से स्मूथली, ओके, दिक्कत आ जाएगी सेल्फ में भी और वेरिफिकेशन करने में भी। जब ड्यूटी वैल्यू बेसिस है, वैल्यू पूरे हेम्पर की एक ही है, लेकिन सब पे रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी है, डिफरेंट है। अभी क्या कहा, चलो ये समस्या अभी आई तो आई, लेकिन भविष्य में ऐसी समस्या और देखने को ना मिले, ओके, डिपार्टमेंट को और आपको भी आप भी सुधर जाओ, और डिपार्टमेंट को भी ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए भी कुछ तो तय करना है, कराना तय। अब देखो एक बार, ठीक है ना, एक बार क्या कर दो, काम कर दो, तो काम सबका हो जाएगा, पक्का काम हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पक्का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कैसे होता है, किसी को जैसे कि मान लीजिए 50 लोग हैं और 50 लोगों को डराना हो, अभी मान लीजिए मैं अकेला हूं, आप 50 जने हैं और 50 जनों को मुझे आपको क्या करना हो, डराना हो, पॉसिबल है, ठीक है ना, क्या है पॉसिबल है। आप बोलेंगे कहां, हम डरा देंगे आपको, सही बात है, बिल्कुल, ठीक है ना, यूनिटी होगी ना आपकी। अभी फिर भी क्या होगा, यूनिटी तो है, ठीक है ना, पर यूनिटी तो कौन सी है, फिजिकल पावर की है ना, मेंटल पावर का है। अभी मेंटल पावर मैंने लगाई कि एक को क्या करके पकड़ के धुन दिया, ठीक है ना, एक को पकड़ के क्या कर दिया, सल्टा दिया, 50 में से एक को पकड़ के सल्टा दिया, 49 में से सल्ट गए, डर गए सभी। डिपार्टमेंट ने कहा यही तो काम है, ये एग्जांपल था, यही तो काम है, क्या करने का, ऐसा हुआ ना आपके साथ में, अभी आगे आप भी नहीं करोगे और हमको भी सामने नहीं आएगा, कैसे, उसमें से जो हाईएस्ट रेट होगी ना, उस हाईएस्ट रेट से पूरे हेम्पर पे क्या लगा देंगे, ड्यूटी लगा देंगे, तो अकल ठिकाने आ जाएगी आपके, आपके अकल क्या आ जाएगी, ठिकाने आ जाएगी, ओके, कि अकल क्या ठिकाने आ जाएगी कि फिर क्या हो रही है, जिन पे कम रेट ऑफ ड्यूटी है उस पे भी हाईएस्ट रेट से क्या भरनी पड़ जाएगी, ड्यूटी भरनी पड़ जाएगी। तो ऐसे सेट बना के, जो इंपोर्ट टैरिफ में है ही नहीं, ऐसे सेट बना के इंपोर्ट करना ही क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, ठीक है ना, क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। अब यहां पर मान लीजिए कोई इंपोर्टर बोल रहा है कि बात आपके साथ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मान लो कि आता हेम्पर ही है, सामने वाला है वही देता हो सब, वहां के टैरिफ में होगी उस हेम्पर की रेट, एक्सपोर्ट की रेट, तो वो तो हेम्पर ही देता है, और मैंने कहा सब हमारी नहीं है, तो अलग अलग कर दे, तो उसने कहा लेना है तो लो। तो ऐसे में क्या हो, तो डिपार्टमेंट ने कहा देखो ये भी बात बहुत वाजिब बात है, बहुत वाजिब बात है, ठीक है ना, हमारे लॉ में नहीं है तो हमारे में तो नहीं है, पर ऐसा तो है नहीं कि सभी एक्सपोर्टिंग कंट्रियों के लॉ में नहीं होगा, अगर वो हेम्पर में देंगे तो फिर तो देंगे। तो ऐसी स्थिति में लॉ ने क्या करा, देखो एक काम करो, तुम ये तो नहीं कर सकते ना, तो एक काम तुम ये कर लो कि हर जो गुड्स है ना उसकी वैल्यू तुम्हारे पास में हो, एविडेंस सहित। क्या सेल्फ असेसमेंट करके दे पाओगे, इंपोर्टर बोल रहा है क्यों नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना, रेट मैं टैरिफ से ले लूंगा और वैल्यू के अगर मेरे पास में एविडेंस होंगे, सोप कितने का है, ये कितने का है, तो सेल्फ भी हो जाएगा। डिपार्टमेंट ने कहा बस बस हो गया, ठीक है ना, तुमसे सेल्फ हो जाएगा, हमको वेरिफिकेशन करना होगा तो हमसे वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप क्या दे दे, एविडेंसेस दे दे, अगर आप क्या दे दे, एविडेंस दे दे, चलो जिसने क्या आप क्या दे दो, एविडेंस दे दो, आप एविडेंस दे देते हो रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ कौन सा, एनी ऑफ द क्या है आर्टिकल, एनी ऑफ द आर्टिकल। जैसे कि मान लीजिए हेम्पर पूरा एक हेम्पर 5000 का है, देखिए फुल ना फिल करना, एनी का भी जूस निकालता हूं, लेकिन आपके पास में एविडेंस ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 3000 की वैल्यू के हैं, ओके, तो क्या होगा, देखो 2000 का तो हम क्या कर देंगे, फिर तो हाईएस्ट वाले काम करेंगे, क्या करें, ओके, लेकिन जिस वैल्यू के आपने क्या दे दिए, 3000 के एविडेंस दे दिए, तो उस पे जो भी एप्लीकेबल क्या होगी, रेट होगी, तो वो हम ले लेंगे। देखो काम हो गया ना सॉल्व, 3000 के एविडेंस दे दिए तो हमने मान लिया, तो जो भी रेट एप्लीकेबल होगी उस रेट से ड्यूटी क्या हो जाएगी, चार्जेबल हो जाएगी, और जितने की वैल्यू आप एविडेंस नहीं दे पाओगे तो बाकी वाले पे हम हाईएस्ट रेट से भी ड्यूटी लगा देंगे, ओके, हाईएस्ट रेट से ड्यूटी लगा देंगे। आप पूरे के ला दो ना, पूरे 5000 की वैल्यू का क्या दे दो, एविडेंस दे दो, जिस पे जो रेट होगी उसी रेट से क्या ले लेंगे, ड्यूटी ले लेंगे। पर एक बात तय करना, अगर कोई एविडेंस नहीं है किसी भी गुड्स की वैल्यू का, पूरे 5000 पे लगाएंगे, कौन से पे हाईएस्ट है, फिर उस पे भी लग जाएगा, उस पर भी क्या हो जाएगा, लग जाएगा, उस पर भी क्या हो जाएगा, लग जाएगा। जैसे उसमें मान लीजिए बेबी सोप भी थी, बेबी सोप, और हमारे टैरिफ ने कहा बेबी सोप पे ड्यूटी नहीं लेंगे, तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर आपके पास में बेबी सोप की वैल्यू अलग से नहीं होगी तो फिर तो हम पूरे पे क्या लगा देंगे, हाईएस्ट लगा देंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आर्टिकल लायबल नहीं होगा, वो भी सड़ जाएगा किससे, हाईएस्ट से। हमने क्या कहा था, हम ऐसा काम करेंगे आगे से हमको भी समस्या ना हो, और ऐसा करेंगे कि आगे से आप करने लायक भी नहीं रहोगे। तो बात समझ में आई ये वाली आपके, तो बहुत ही विन विन पोजीशन हो गई। अब देखिए सवाल ये बनता है कि उसमें से कुछ आर्टिकल तो ऐसे हो गए जिन पे क्वांटिटी बेस है और कुछ पे कौन सी वैल्यू बेसिस है, ढूंढ लो, सॉल्यूशन ही नहीं है इस बात का, ठीक है। तो अगर किस पे कुछ क्या हो क्वांटिटी बेसिस हो और किसी पे कुछ क्या हो वैल्यू बेसिस हो, ठीक है ना, क्या हो वैल्यू बेसिस, अभी देखिएगा क्या होगा इसके अंदर, ठीक है ना। इस ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति, ओके, तो जो भी क्या है डिफरेंट वैल्यू है ही नहीं,
तो जितनी भी क्या है क्वांटिटी बेसिस है तो उन पे तो क्वांटिटी रेट से ड्यूटी लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा ना जिस पे क्वांटिटी लगती होगी तो क्वांटिटी क्या लगा देंगे, रेट से लगा देंगे। और जिन गुड्स के ऊपर क्या लगती है, वैल्यू बेसिस लगती है, पर वैल्यू तो हमारे पास में सबकी है, तो ध्यान रखना उस पूरी वैल्यू पे ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी कुछ भी पढ़ लो और किसी भी बुक में कुछ भी लिखा हुआ हो, क्योंकि पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, और कहां से आपने क्या पढ़ा वो भी नहीं, लेकिन बता रहा हूं जो चलता है वो लॉ से चलता है, किसी की पर्सनल फीलिंग से नहीं चलता। ओके, और सॉल्यूशन अच्छा लगने से सॉल्यूशन सही नहीं होता है, एक बात ध्यान रखना, सॉल्यूशन अच्छा लगने से सॉल्यूशन क्या नहीं होता है, सही नहीं होता है, सॉल्यूशन वही सही होता है जो लॉ से होता है। ओके, आई बात समझ में। अब ऐसी स्थिति में आपकी जो एंटायर वैल्यू होगी, जी हां एंटायर क्या होगी, वैल्यू होगी, इंक्लूडिंग कौन सा वाला, वो गुड़ जिन पे क्वांटिटी बेसिस क्या लगनी है, ड्यूटी लगना तय हो रखा है। ओके, तो उस पर फिर आपको क्या करना पड़ जाएगा, हाईएस्ट रेट से क्या देनी पड़ जाएगी, ड्यूटी देनी पड़ जाएगी, ठीक है ना, आपको क्या देनी पड़ जाएगी, हाईएस्ट रेट से। हमने क्या कहा था, हम कुछ ऐसा भी करेंगे ताकि अगले से ऐसा करने लायक रहोगे भी नहीं आप, और आगे से कल होगा भी नहीं ऐसा। बात समझ में नहीं, होगा ही नहीं ऐसा, जब मुझे मालूम पड़ेगा कि ऐसा अगर कोई हैम्पर मंगाऊं जिसपे क्या क्वांटिटी बेस लगती हो और बाकी पे वैल्यू बेस लगती हो, तो क्वांटिटी पे तो क्वांटिटी बेस मैं कर दूंगा, बाकी का वैल्यू का बेस मैं क्या करूंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, और डिपार्टमेंट मेरा क्या कर देगा, बाकी पूरी वैल्यू पे हाईएस्ट रेट से क्या लगा देगा, ड्यूटी लगा देगा, वो तो पूरी हाई रेट से ड्यूटी लगा देगा। तो मैं ऐसा काम करूंगा नहीं, और डिपार्टमेंट तो चाहता यही है कि ऐसा काम करो ही मत, हमें भी क्यों परेशान कर रहे हो, लेकिन ऐसा होगा, क्वेश्चन तो हो सकेगा ना एग्जाम में, क्वेश्चन हो सकेगा, तो सॉल्यूशन भी समझने की बात है। तो बात समझ में आ गई वाली आपके, चलिए ये बात समझ में आ गई, लेकिन स्टिल अभी एक बात है, ठीक है, एक बात है, जैसे कि एक क्या होता है, मेन आर्टिकल होता है, मेन आर्टिकल, प्रॉब्लम समझिएगा, फील कर लीजिएगा, मेन आर्टिकल, और मेन आर्टिकल के साथ में उसकी क्या होती है, एसेसरीज, पार्ट्स होते हैं उसके, ठीक है ना, उसकी क्या होती है, एसेसरीज होती है। बात समझ में आ रही है वाली। अभी जैसे कि मान लीजिए एक क्या है, ये टॉय है, अब ये टॉय को चलाने के लिए उसके साथ में क्या है, सेल भी है। अब ये इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं एक इसमें पैकेट के अंदर, ठीक है ना, इतने हिस्से में तो टॉय है और बाकी हिस्से में इसके ये तीन क्या है, पेंसिल सेल्स भी हैं इसके साथ में, आता है, ये प्रैक्टिकल बात है। ओके, नहीं तो यहां पर क्या ले लो, सेल फोन ले लो, मोबाइल फोन, सेल फोन हो गया, और उसके साथ में आप उसका क्या ले लीजिए, ईयरफोन ले लीजिए, ठीक है ना, क्या ले लीजिए, ईयरफोन लीजिए, एसेसरीज, एसेसरीज, ठीक है, आ रही है बात समझ में, उसकी क्या हो गई, एसेसरीज, या फिर उसका चार्जर, ठीक है ना, उसका चार्जर, चार्जर भी तो एसेसरीज ही है, ठीक है, चार्जर भी उसकी क्या एसेसरीज है, लेकिन मोबाइल 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 बैटरी नहीं, बैटरी नहीं, बैटरी तो क्या उसका पार्ट है। अब देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई मोबाइल इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या हुआ, इंडिया में मोबाइल क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ इस रेट पे। ओके, अब हम इसको असेस कैसे करें, अभी हम इसको असेस कैसे करें, अभी तो आपने बताया था अलग अलग क्या करोगे, आर्टिकल को मंगा के करोगे, तो हम क्या लगाएंगे, एक ही पे होगा तो हाईएस्ट रेट से लगा देंगे, फिर तो अभी तो हमने यही सीखा था, तो हमने क्या सीखा, यही सीखा था, तो क्या होगा, ऐसा ही होगा इन पे। तो उसके लिए देखिए, ये तो आप देखते हैं होता ही होता है, अगर उनको सबक सिखाना था तो फिर रुका क्यों नहीं, ये बात समझ रहे ना, उन्होंने क्या कहा था, हम कुछ ऐसा प्रोविजन बनाएंगे ताकि आगे से हुई नहीं, पर ये तो हो रहा है, तो इसका मतलब तो मन में ऐसी फीलिंग्स, भावना तो आनी चाहिए कि ऐसा तो होगा नहीं फिर इस पे। अगर क्या हो रहा है, अगर आज भी मोबाइल फोन के साथ में उसका ईयरफोन चार्जर आ रहा है और टॉय के साथ में उसके सेल आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो क्या हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा था सबक सिखाएंगे, तो सबक नहीं सीखे, और नहीं सीखे का मतलब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो ये उसकी क्या हो गई है, एसेसरीज हो गई है, ये उसकी क्या हो गई है, एसेसरीज हो गई है, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब ऐसी स्थिति में कैसे सामना करेगा लॉ का, तो आइए सबसेक्शन हम क्या करते हैं, 2 करते हैं, और इसी के साथ में हमारा आज की क्लास का डिस्कशन भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और आप भी लेक्चर से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, आप भी लेक्चर से फ्री हो जाएंगे, फिर बुक से अच्छा सा एक बार पढ़ के हड़बड़ का जूस निकाल के रिवीजन कर लेना। ओके, ये क्या कह रहे हैं, साथ में एसेसरीज है, ठीक है, तो रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल टू एसेसरीज क्या होगी, इंपोर्टेड आर्टिकल में, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एसेसरीज पे ड्यूटी लगेगी उसी रेट से जिसकी वो एसेसरीज है, मतलब मेन आर्टिकल क्या है, मेन आर्टिकल, तो बोल रहे हैं एसेसरीज पे भी मोबाइल फोन की रेट से ही ड्यूटी लगेगी, मोबाइल फोन की ड्यूटी की रेट से लगेगी, मतलब जिस चीज की वो एसेसरीज है, लेकिन इसकी कंडीशन है, ऐसा तभी होगा जब वो एसेसरीज उस मोबाइल फोन के साथ में कंपलसरी सप्लाई होती हो, कंपलसरी सप्लाई होती है, और साथ में एंड, और उसका कोई भी क्या ना हो, सेपरेट चार्ज ना हो, मतलब जो क्या है प्राइस है ना, जो भी क्या है प्राइस है, बताई थी आपको प्राइस, कितनी प्राइस बताई थी अभी मोबाइल फोन की प्राइस बताई थी इतनी, तो ये प्राइस क्या है, इंक्लूसिव ऑफ क्या है, ईयरफोन है, जो कि होती है, और ये भी मालूम है उसके साथ में होता है, तो ऐसी स्थिति में मोबाइल के रेट से लगा देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इंडिया में इंपोर्ट ही क्या हो रहा है, ईयरफोन हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा मोबाइल के साथ में आए तो एसेसरीज है, और अगर सिर्फ ईयरफोन आए तो ईयरफोन अपने आप में भी एक मेन आर्टिकल है, तब तो ईयरफोन की रेट से ड्यूटी लगाएंगे, तो मोबाइल के रेट से नहीं लगाएंगे, मोबाइल के रेट से तो तब लगाएंगे जब वो मोबाइल के साथ में आ रहा हो, कंपलसरी भी क्या होता हो, सप्लाई होता हो, और जो प्राइस हमने ये ली है मोबाइल की वो इंक्लूसिव हो। अच्छा, अब इसमें सिचुएशन समझिए, फील करना, अभी जैसे कि कंपलसरी सप्लाई नहीं है वो, ठीक है ना, क्या है वो, कंपलसरी क्या नहीं है, सप्लाई नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है ना, क्या है, ऑप्शनल है, बात समझिएगा। ओके, क्वेश्चन ने कहा अभी तक तो हुआ नहीं, पर मान लीजिए अब ऐसा ही होना है, ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि जो आज तक नहीं हुआ तो अपने अटेम्प्ट में भी नहीं होगा, अगर ऐसा ही है तो फिर तो पास्ट एग्जाम के पेपर पढ़ जाओ बस, ओके, और बात खत्म करो। ओके, पर आपको मालूम है ना, ऐसा तो नहीं होता कि जो अब तक नहीं हुआ वो आज ही नहीं होगा, ओके, और आज वही होगा जो पहले हो चुका है, ऐसा तो नहीं है। तो मान लीजिए इस बार ये हो गया कि क्या है, ऑप्शनल है, प्राइस आपको क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या दी हुई है, प्राइस अलग अलग दी हुई है, ठीक है ना, ये क्या दी हुई है आपको प्राइस, ये क्या है प्राइस क्या दी हुई है, अलग अलग दी हुई है, ये मोबाइल की प्राइस हो गई, और उसके साथ में उन्होंने किसकी प्राइस भी दे दी है अलग से, ईयरफोन की इनवॉइस में ईयरफोन की भी प्राइस है। हमने क्या पढ़ा, अगर कंपलसरी सप्लाई हो और प्राइस भी सेम हो तो होता है सारा काम, मेरे तो इस वाले एग्जांपल में दोनों ही नहीं है, ना तो कंपलसरी और ना ही प्राइस क्या है, दोनों की साथ की है, ये तो दोनों ही अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में भाई साहब ऐसा ही होगा कि इस पे तो फिर हम कौन सी रेट से ड्यूटी लगाएंगे, इस पे तो हम लगाएंगे कौन से सेल फोन पे जो भी क्या है रेट है, उस पर्टिकुलर
डिस्क्रिप्शन वाले सेल फोन पे जो भी एप्लीकेबल रेट है उससे लगाएंगे, और ईयरफोन पे जो भी उस पे क्या होगी एप्लीकेबल क्या होगी रेट होगी उससे लगाएंगे। ठीक है ना, मिल गया सॉल्यूशन आपको, क्योंकि मेन आर्टिकल सेल फोन की रेट से तब लगाते हैं जब कंपलसरी होता है और प्राइस भी एक ही होती है, तो वो तो है ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। अच्छा, और प्रॉब्लम आपके लिए क्या कर देते हैं, बना देते हैं, है ऑप्शनल ही है। देखो ऑप्शनल के दो पार्ट बनाएंगे, जब प्राइस अलग अलग हो और ऑप्शनल के अंदर जब प्राइस क्या हो एक ही हो। है ऑप्शनल है लेकिन प्राइस जो दी थी ना वो इंक्लूसिव ही है, कंपलसरी सप्लाई नहीं है, कंपलसरी सप्लाई नहीं है, आपने ऑप्शनली उसको क्या करा है लिया है, लेकिन जो प्राइस है वो क्या है इंक्लूसिव है। ठीक है ना, प्राइस जो है वो कौन सी है इंक्लूसिव है। ओके, ये रही प्राइस कौन सी इंक्लूसिव। अब क्या करोगे, तो अब क्या करोगे, तो सब सेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, सब सेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, फिर तो मानेंगे ये तो सेट ऑफ आर्टिकल हो गया, कंपलसरी सप्लाई नहीं है, ये तो सेट ऑफ आर्टिकल हो गया। तो अब अगर इन पे ड्यूटी क्या लगती होगी, वैल्यू बेसिस लगती होगी, तो दोनों में जो कौन सी रेट होगी हाईएस्ट क्या होगी रेट होगी उसी से करेंगे। बोले तो फिर सेक्शन 18 और सब सेक्शन 1 से करेंगे। फिर तो समझ रहे हैं ना बात को भाई, सब सेक्शन 2 तो तब लगाएंगे ना जब कंपलसरी सप्लाई हो और प्राइस एक ही हो। प्राइस एक तो है लेकिन कंपलसरी सप्लाई तो नहीं है, तो सब सेक्शन 2 का प्रोविजन कैसे लगाएं, फिर तो 1 वाला सेट ऑफ आर्टिकल ही लगाएंगे। अच्छा, बात समझ में आई। तो ऑप्शनल के दो केस बना दिए। अब हम क्या करते हैं, अब ये बोल देता हूं कि जो प्राइस वो जो है वो कंपलसरीली क्या है सप्लाई है। ठीक है ना, क्या है कंपलसरी क्या हुआ है सप्लाई हुआ है, कंपलसरी सप्लाई है, कंपलसरी सप्लाई है, लेकिन उसकी प्राइस क्या है, प्राइस क्या है अलग अलग है। ठीक है ना, कौन सी है, ये तो कौन सी है मोबाइल फोन की है। ठीक है ना, कौन सी है मोबाइल फोन की है, और इधर यहां पर दे रखी है कौन सी इनवॉइस के अंदर ईयरफोन भी अलग से दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है ईयरफोन भी अलग से दिया हुआ है। देखो सब सेक्शन 2 तो क्या लगता तभी लगता है जब प्राइस भी क्या होती है एक होती है, अब नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 18 सब सेक्शन 1 सेट ऑफ आर्टिकल, सेट ऑफ आर्टिकल में भी क्या था, अगर वैल्यू अलग अलग आपके पास में है तो क्या करिएगा, इस पे सेल फोन की जो भी क्या होगी एप्लीकेबल रेट होगी। ठीक है ना, सेल फोन की जो भी क्या होगी एप्लीकेबल क्या होगी रेट होगी वो कर लीजिएगा। ओके, बात समझ में आ गई वाली आपके। और यहां पर ईयरफोन की जो भी क्या होगी एप्लीकेबल क्या होगी रेट होगी। ओके, इंपोर्ट की जो भी एप्लीकेबल क्या होगी रेट होगी, किस चीज की एप्लीकेबल रेट, ईयरफोन की। ठीक है ना, एप्लीकेबल रेट ऑफ कौन सा हो गया, ईयरफोन हो गया। ओके, तो उस रेट से कर लीजिएगा। तो कहने बहुत सिंपल हो गया, कंपलसरी है प्लस प्राइस एक ही है आपके पास में, तब तो आप क्या कर दीजिएगा, तब तो मोबाइल वाली रेट लगा दीजिएगा। लेकिन अगर दोनों में से कुछ भी एक नहीं हुआ, मान लीजिए ऑप्शनल है और प्राइस एक ही है, फिर तो हाईएस्ट रेट से लगा दीजिएगा। और है कंपलसरी लेकिन प्राइस आपके पास में अलग अलग है, ओके इंक्लूसिव प्राइस नहीं अलग अलग प्राइस है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करिएगा, दोनों पे अलग अलग रेट से ड्यूटी लगाइएगा। क्यों, क्योंकि लॉ ने कहा है कि ऐसा तभी करना है जो प्राइस हो वो सिंगल प्राइस हो, नो सेपरेटिव चार्ज, नो सेपरेटिव चार्ज फॉर किसके लिए, एसेसरीज के लिए। ओके, और बीइंग इंक्लूडेड हो, लॉ क्या बोलता है, बीइंग जो भी प्राइस है ना, जो भी प्राइस है मोबाइल की दी या आपने ये जो प्राइस दिया ये इंक्लूसिव ऑफ क्या हो वो एसेसरीज हो। तो ये हमारा सेक्शन कौन सा हो गया, 19 हो गया। सेक्शन 19 का हमने जूस निकाल लिया। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने क्या सीखा, सेक्शन 17 असेसमेंट, 18 से प्रोविजनल असेसमेंट और 19 से कौन सा, ये सेट ऑफ आर्टिकल और एसेसरीज वाली बात। इससे पहले हमने क्लास में क्या करा था, हमने चार्जिंग सेक्शन करा था, सेक्शन 12 कवर किया था हमने। उसके बाद में हमने सेक्शन 15 भी क्या करा था, कवर करा था। ठीक है ना, सेक्शन 15 भी तो हमने क्या करा था, कवर करा था ना। 15 रेलेवेंट डेट का था, टैरिफ वैल्यू का था, किस दिन की हम क्या करेंगे लेंगे। ओके, किस दिन की हम क्या करेंगे लेंगे, तो हमने यहां पर जाके क्या करा है, कवर करा। तो ये तो हमारी लास्ट क्लास वाला था सेक्शन 12। उसके बाद में सेक्शन कौन सा था, 15 16 हमने नहीं करा था, वो एक्सपोर्ट रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ। 17 हम कर चुके हैं, 18 कर चुके हैं और क्या कर चुके हैं, अभी हम 19 भी कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, तो ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे की हम सीरीज के क्या देखते हैं, आगे के सीक्वेंस जो भी हमारे बैठेंगे कहानी में वो सेक्शन हम क्या करते हैं सीखते हैं। ओके,